तो क्या अकेला सिर्फ न्यूट्रिशन और डाइट मेरे को वेट लॉस में हेल्प करता है? बिल्कुल करता है, बट इट ऑल डिपेंड कि आप किस डाइट को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट डू यू प्रेफर के एक्सरसाइजिंग और डाइट दोनों साथ में होना चाहिए कि क्या? एक्सरसाइजिंग नॉट फॉर फैट लॉस, बट एक्सरसाइजिंग के अपने बहुत फ़ायदे हैं। लोग ऐसा बोलते हैं कि फ्रूट जूसेस जो है वो लाइक यू आर कंज्यूमिंग डायरेक्ट शुगर, जी। बट अगर आप फ्रूट्स खा रहे हो तो यू आर ऑल्सो गेटिंग फाइबर्स, तो दैट इज बेटर, लाइक ईटिंग फ्रूट्स इज बेटर देन ड्रिंकिंग फ्रूट जूसेस। ये अगेन जो वही वाली बात है कि भाई चाकू छुरी से मरना है या आपको बुलेट गन से मरना है, राइट? लेकिन इवेंचुअली डेथ होनी है, राइट? तो कोई भी चीज़ जब आपसे नहीं छूट रही है ना, तो आप उसको रादर देन एक्सेप्टिंग द फैक्ट आप उसको काउंटर करोगे। काफ़ी कभी बार अल्कोहल के फायदे भी गिना देते हैं, अरे इससे तो किडनियाँ अच्छी हो जाती है, किडनियाँ क्लीन हो जाती है। अब ऐसा कोई साइंस नहीं है। इंडिया में वाइडली अगर हम देखें तो मेल पॉट बेलीज हमको जी। बहुत देखने मिलते हैं, लाइक इंडिया में सबसे ज़्यादा right। वो बहुत, लाइक अब कोई भी देखोगे ऑलमोस्ट हर दूसरे इंडियन मेल को एक पॉट बेली है। देखिए, इसका बहुत सिंपल अगर कहना हो ना तो लैक। व्हाट्स योर रेगुलर डाइट? आप क्या कंज्यूम करते हो खाना? सी, मेरा जो पैटर्न है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी ऑन द पॉडकास्ट कि देर आर सम डेज वेयर आई कंप्लीटली डोंट फॉलो एनी डाइट। देर इज़ नो रूल फॉर ईटिंग। देखिए, सरप्राइजिंगली वी डोंट हैव एनी अपर लिमिट ऑफ द प्रोटीन। आप 1 ग्राम बॉडी वेट भी ले सकते हो, 2 ग्राम भी ले सकते हो, 3 ग्राम भी ले सकते हो। कहीं भी मेडिकल लिटरेचर में अपर लिमिट है ही नहीं। According to you, what is a simple, balanced, regular diet? ओके। So, how are you feeling? I'm so excited. Thank you. Okay, so अपने जस्ट एक व्यूअर्स के लिए भी आपके एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, लाइक अबाउट योरसेल्फ, क्या जर्नी रही आपकी एंड व्हाट यू डू नाउ। Okay. I am Mayur Chauhan, or I am a dietitian, and also I have done diploma in fitness science. सो ये जर्नी की शुरुआत 2017 में हुई, जब मैं अपने आप में एक देख रहा था कहीं इंटरनेट पे कि मुझे अपना वजन कम करना है। अच्छा, आई गेन लॉट ऑफ वेट दैट पीरियड। उसमें अपना फूड, लाइफस्टाइल, ऑल सच रीजन। सो देन कन्फ्यूजन था कि कैसे करें। तो गूगल एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बट गूगल का एक है कि इट ऑलवेज गिव यू मल्टीपल आंसर्स। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये सर्च कर रहा हूँ कि केला खाना चाहिए कि नहीं, तो फॉर अदर्स सम साइट्स पे ऐसा होगा कि केला अच्छा है, तो देर आर सर्टेन वेबसाइट विल से कि नहीं नहीं, केला इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो यू एंड अप गेटिंग कंफ्यूज, राइट? फिर आप अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स को या उनको सुनते। आई थिंक 17 में तो इतना बज नहीं था इंस्टाग्राम और वो सब, बट स्टिल वहाँ से भी कन्फ्यूजन था। तो आई थॉट पर्सनली कि मुझे सीखना है, बिकॉज आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड टू अंडरस्टैंड दिस। एंड लकीली देन आई फाउंड एन इंस्टीट्यूशन जहाँ पे मैं फिजिकली, इट वाज नॉट एन ऑनलाइन प्रोग्राम, आई जस्ट वेंट देयर, आई लर्न ऑलमोस्ट फॉर 6 months एंड आई डिड सर्टिफिकेशन. So I became certified human nutritionist. Later on, I did fellowship in clinical nutrition and wellness. Then I also did diploma in fitness science, as I said. And moreover than the degrees, so सबसे बड़ा मुझे इस जर्नी में समझ में आया इन लास्ट 7-8 years कि आप अपने आप को जितना भी नए नए रिसर्चेस हो रहे हैं, जो भी नई नई इन्फॉर्मेशंस आ रही है न्यूट्रिशन फील्ड में, उससे कितने अवेयर हो। और वो एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में होता है कि अगर आप एक अपने रीजनल चीज़ों को या अपने कंट्री वाइज चीज़ों को देखोगे तो बहुत अलग होती है। मोर ओवर अगर आप उसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वहाँ आपको बहुत अच्छी, बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो साइंटिफिकली काफ़ी प्रोफाउंड होती है और उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, राइट? सो दैट इज़ हाउ दिस जर्नी बिगेन। लाइक जैसे आपने बोला कि आप लाइक पहले बहुत ओवरवेट थे, ऐसे देन यू स्टार्टेड सर्चिंग एवरीथिंग, सो वो जर्नी कैसी रही थी? ऐसा कि So in 2017, as I said, कि I was almost touch 100 kg, right? And वहाँ से फिर I was just searching for a solution, and eventually I did this certification and all. तो पहली बात तो शुरुआत अपने आप से ही होती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एज अ डाइटिशियन मैं इस फील्ड में आऊँगा, प्रैक्टिस करूँगा। बट जब मैंने वो डाइट की शुरुआत अपने आप की, एंड luckily it worked for me. Rather I should not use the word luck because it was a science. So, अब जब वो समझ में आ जाता है ना, तो it work for almost everyone. There is no exception.
खाना बहुत रेयर होता है कि किसी पे काम नहीं करता, अनलेस एंड अनटिल आप उस डाइट को गलत तरीके से फॉलो करते हो, तब जाके कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे आपका एक डिजायर्ड आउटकम नहीं आ पाता, और ना अदरवाइज अगर आप एक डिसिप्लिन मैनर में करते हो तो आ जाता है। एंड आई डिड इट इन सेम वे। So after few months, there was a period when I lost around almost 27 kilograms of fat, right? In the span of, let's say, 8 to 9 months. Oh wow. Right. So, but I was very rigorous in it. जो भी मैं सीखता रहा वही चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करता था, और पैरेलली मैं एक्सरसाइजिंग भी करता था उस पीरियड में। हालांकि उसका उतना इम्पैक्ट नहीं हो, बाद में जाके समझ में आया। उस वक्त ऐसा लगता था कि बिकॉज ऑफ दैट एक्सरसाइज मैं ज़्यादा जल्दी लूज़ कर रहा हूँ, बट उस 27 किलोग्राम्स लूज़ करने की जर्नी में बहुत सारी चीज़ें समझ भी आई। कुछ छोटी मोटी गलतियाँ भी होती है जो आप यू लर्न थ्रू इट, राइट। बट आज आफ्टर वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर ऑलमोस्ट 2.5 years, अब समझ में आ रहा है कि एक न्यूट्रिशन की राइट समझ क्या होनी चाहिए एंड हाउ इट एग्जैक्टली वर्क। सो एज यू आस्क, इट वाज रियली अ जर्नी वेयर एक पूरा इंसान बदल जाता है, आपकी साइकोलॉजी चेंज, योर होल एनर्जी लेवल्स चेंज, आपका मूड, आपकी लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की कनेक्टिविटी, सब कुछ बदल जाता है। एक कॉन्फिडेंस अलग आ जाता है। बिल्कुल ही, वो कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होता है। आपका जो थॉट है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है, आप अपने ऊपर एक अंडर कॉन्फिडेंस में, आपके थॉट के ऊपर आप ज़्यादा स्टेबल नहीं रह पाते। तो मुझे ये लग रहा है, एंड मोर ओवर एक यूथ आपके अंदर क्रिएट होता है, एक जवानी कह सकते हैं आप उसको, एक यंगनेस आपके अंदर आ जाती है, वेर यू फील मोर एनर्जेटिक, यू फील लाइक यू आर स्टिल मोर टू डू। आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी ओवरऑल कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है जी। सो फिर जैसे आपने बोला कि लाइक यू वर ट्राइंग टू एक्सरसाइजिंग एंड एवरीथिंग, और आपको ऐसा लगता था कि एक्सरसाइज की वजह से ज़्यादा जी वेट हो रहा है, तो लाइक बहुत सारे लोगों को ऐसा होता भी है कि भाई मैं अगर एक्सरसाइज में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या अकेला सिर्फ न्यूट्रिशन और डाइट मेरे को वेट लॉस में हेल्प करता है? बिल्कुल करता है, बट इट ऑल डिपेंड कि आप किस डाइट को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात की शुरुआत यहीं से करना चाहूँगा कि डाइट इज़ नॉट अ वर्ड, बिकॉज आज के दिन में बड़ा इस मिसयूज टर्म है, या इसको लोग बहुत अलग तरीके से ले रहे हैं कि जैसे डाइट इज लाइक समथिंग यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ, है ना। एक्चुअली उसको एक लाइफस्टाइल के तौर पे देखना चाहिए, जो मेरी 7-8 साल की समझ है, कि कुछ खाने होते हैं जो ह्यूमंस के लिए सही है, कुछ फूड है जो ह्यूमंस के लिए सही नहीं है। तो जो सही है हमारी ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को लेके, हेल्थ को लेके, वो खा रहे हो। डाइट कैसे हो, तो नॉर्मल लाइफस्टाइल है। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर गाय है, अगर वो ग्रास खा रही है, तो वो थोड़ी ना डाइट है, दैट इज समथिंग, इट्स ओन फूड, दे यूजुअली ईट दैट वे, राइट। सो समथिंग सिमिलर है, ह्यूमंस अपने फूड पे रहेंगे तो वो डाइट नहीं है। बट यस, अगर उस डाइट पे आप रहते हो तो कहीं भी एक्सरसाइजिंग का जो रोल है वो अदर रीजन से सही है, बट फॉर अ वेट लॉस और अ फैट लॉस एक्सरसाइज का इतना बड़ा रोल नहीं है। हाँ, अगर आप गलत डाइट पे हो, वहां फिर मैंडेटरी हो जाता है कि आपको एक्सरसाइज करके ही अपने वेट को लूज करना है, और वो भी एक अमाउंट ऑफ टाइम में आपको लूज करके देता है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप सही डाइट नहीं फॉलो कर रहे हो और आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उससे आपका वेट लॉस तो होगा, बट वो एक लेवल पे आके, जिसको हम कहते हैं प्लेटो, हिट कर जाएगा, वहां से वेट रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि आप अपना ग्रेजुअली मेटाबॉलिक रेट रिड्यूस कर रहे हो। फिर बॉडी एक लेवल पे आके सर्वाइवल मोड पे आ जाएगी कि इससे बिलो मेटाबॉलिज्म रिड्यूस नहीं हो सकता, राइट। तो वहां फिर वो वर्क नहीं करता। तो ज्यादातर जो एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट होता है ना, कैलोरी बेस्ड कॉन्सेप्ट, वो वही प्रॉब्लम होता है जब आप गलत फूड पैटर्न पे हो। वहाँ आपको कैलोरी भी काउंट करनी है और वहाँ आपको एक्सरसाइजिंग भी ज़रूरत है। बट जैसे मैंने कहा, अगर आप सही डाइट पे हो तो वहाँ एक्सरसाइजिंग का इतना बड़ा रोल प्ले नहीं है। आप विदाउट एक्सरसाइजिंग भी बहुत अच्छा फैट लॉस कर सकते हैं। एंड व्हाट डू यू प्रेफर, के एक्सरसाइजिंग और डाइट दोनों साथ में होना चाहिए कि क्या? एक्सरसाइजिंग नॉट फॉर फैट लॉस, बट एक्सरसाइजिंग के अपने बहुत फायदे हैं। तो हमेशा आपको एक्सरसाइजिंग इज नॉट, सी आप जाओगे हमेशा तो इट गिव्स यू लॉट ऑफ एक बोलते हैं मूड अपलिफ्टमेंट में बहुत अच्छा रोल होता है। ब्रेन फॉगिंग जो होता है हमारा यूजुअली बिकॉज ऑफ आर इनएक्टिवनेस, वो कम हो जाता है। मसल बिल्डिंग में एक्सरसाइजिंग का बहुत बड़ा रोल है, राइट। आपके जॉइंट लिगामेंट्स की हेल्थ अच्छी रहती है।
सो दीज आर द रीज़न कि जिसके लिए हमें जिम जाना है, वेट लिफ्टिंग करना है, एक्सरसाइजिंग करनी है, नॉट फॉर द फैट लॉस पार्ट। ओके सो साथ में दोनों कर सकते हैं एज यू आस्क, बट पॉइंट है कि आप किस पर्पस से एक्सरसाइज कर रहे हो, दैट मैटर द मोस्ट। अगर हम ज़्यादातर लोग देखते हैं जिम में कि जो ओवरवेट है और उनका एक ही मोटिव होता है कि भाई मुझे पतला होना है ना, सो दैट इज द रॉन्ग रीज़न। इफ यू आर गोइंग टू बिल्ड योर मसल, योर प्रिजर्व योर मसल, दैट्स द राइट रीज़न, उसके लिए आपको जिम जाना चाहिए। दैट इज व्हाई इट इज सेड कि डाइट आपकी बॉडी का 70 to 80% मैटर करता है फॉर वेट एंड एवरीथिंग, जी, एंड रेस्ट इज योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग। एब्सोल्युटली राइट। या एक लाइक जैसे कार्ब्स को लेके एक अलग ही मिथ है जी, कि कार्ब ज़्यादा खाने से शुगर ज़्यादा जल्दी बढ़ता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्रेड का इतना है, रोटी का इतना है। जी। सो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट कि कार्ब्स रियली हार्मफुल है उतने कि नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, राइट? और इसकी बात की शुरुआत हम यहीं से कर सकते हैं कि आप कितना भी मेडिकल लिटरेचर है, जो भी मेडिकल स्टडीज़ हुए हैं, कहीं भी ये वर्ड नहीं यूज़ हुआ है, और ये मैं बहुत ही एश्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल फॉर बॉडी, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। देखिए, ये एक फ्यूल सोर्स है। जैसे हर एक व्हीकल को रन करने के लिए वो नीड एन एनर्जी, राइट? समवेयर सिमिलर, कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी का सोर्स है जो हमारी बॉडी में एक हमारा जो मेटाबॉलिक करेंसी होता है, जिसको हम एटीपी कहते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वो प्रोड्यूस करता है। बट क्या दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी? अगर ये सवाल है तो द आंसर इज नो। कैन यू जस्ट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, जी, जी। खाली जो एटीपी है उसको आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दो? देखिए, एटीपी हमारा एनर्जी मॉलिक्यूल है। हमारी बॉडी में जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है, जैसे कि आप कुछ भी फूड सोर्स खा रहे हो, वेदर इट इज ग्लूकोज और फैटी एसिड्स और सर्टेन अमाइनो एसिड ऑल्सो फॉर एनर्जी प्रोडक्शन यूज होता है, तो वो आपके सेल्यूलर लेवल पे जाता है। हमारे बॉडी में हमारे सेल के अंदर एक छोटा सा ऑर्गन होता है, उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो दैट एनर्जी सोर्स गेट इनसाइड योर माइटोकॉन्ड्रिया, और एक एंटायर प्रोसेस होती है, राइट? उसके थ्रू एनर्जी प्रोडक्शन होता है, एंड दैट इज वेयर द एनर्जी एटीपी गेट्स क्रिएटेड, राइट? बेसिकली वो हमारा एनर्जी सोर्स है। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ तो कुछ एनर्जी यूज हो रही है, मेरे हैंड मूवमेंट हो रहा है तो उससे एनर्जी मूव हो रही है। तो एनी काइंड ऑफ फिजिकल और इवन नॉन फिजिकल एक्टिविटी, जहाँ पे आप सो भी रहे हैं तब भी आपकी कुछ ना कुछ एनर्जी तो यूज हो रही है, राइट। तो वो जो एनर्जी कंजप्शन है, दैट इज वी कॉल एटीपी, जो आपके सेल्यूलर लेवल पे मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू होता है। ओके, एंड लाइक वी आर अगेन बैक टू कार्ब्स। सो कार्ब, So as I was saying about carbohydrates, carbohydrates are not essential for human. ये कहीं भी मेंशन नहीं है, बट हम उसे ले रहे हैं क्योंकि हमें लगता है एक एनर्जी सोर्स है, और हमें जो हमारी रूटीनली एक्टिविटी है या हमारे बॉडी को रन करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, बट ये एसेंशियल नहीं है। उससे मोर प्रोफाउंड, मोर लार्जर सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है, एंड दैट इज फैटी एसिड्स, राइट? Okay. सो दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम फैट, मेनली द सैचुरेटेड फैट, और वो हमारे लिए काफी ज्यादा मोर है, क्योंकि उसकी जो एनर्जी को आप समझोगे तो वो पर ग्राम 9 किलो कैलोरी होता है फैट के अंदर। बहुत बेसिक साइंस है। और कार्बोहाइड्रेट्स पर ग्राम 4 कैलोरीज होता है, तो 9 इज ऑलमोस्ट मोर देन द डबल। सो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है। आप उसको एक ऐसी एनालॉजी से समझिए कि आपके पास एक छोटी सी पेट्रोल की टैंक है, जस्ट लाइक एक बाइक में होती है, और एक होता है ट्रक के अंदर जो बड़ा सा टैंक होता है। सो यू हैव मोर स्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कंटिन्यूअस आवर्स। बट ज़्यादातर हमें जो पढ़ाया जाता है या समझाया जाता है, या जो जनरल बिलीफ है, वो ये कहती है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो एनर्जी देता है वो हमें वो ज़रूरी है, या वही हमारे लिए एक सोर्स है। बट फैट एक अदर ऑल्टरनेटिव है, और बहुत ही अ, आपके लिए हेल्थ, अगर प्रो हेल्थ है, इन वन लाइन इफ आई हैव टू से, राइट, हेल्दी है ज़्यादा, तो कार्बोहाइड्रेट्स कहीं से भी ज़रूरी नहीं है। अगर इफ आई हैव टू से कि आपको सर्वाइवल के लिए या जिंदा रहने के लिए, हेल्दी होने के लिए क्या कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, तो आंसर इज नो, राइट? आप उसके बिना भी अदर फूड सोर्सेज से हेल्दी रह सकते हैं। जस्ट फॉर ए क्लैरिटी, कैन यू जस्ट नेम सम प्रोडक्ट्स के इसमें कार्ब्स है और ये फैटी एसिड्स वाले हैं, दिस इज बेटर देन दिस?
देखिए एनीथिंग फॉर दैट मैटर, कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली एक स्टार्च है, राइट? उसमें देखिए अलग अलग चीज़ें हैं। कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा अम्ब्रेला टर्म है। आप देखिए आज के दिन में उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे शुगर हम वर्ड यूज़ करते हैं, अब शुगर इज़ नॉट ओनली अबाउट द टेबल शुगर, या इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, राइट? तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज है ना, उनका जो बेसिक मॉलिक्यूल होता है जो बॉडी में जाता है वो है ग्लूकोज। अब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स है जो हमको फ्रूट से मिलते हैं, तो जैसे फ्रूट के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों होता है। आप मिल्क प्रोडक्ट की बात करोगे तो वहाँ लैक्टोज होता है, तो लैक्टोज इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। या बहुत और सब्सटेंस होते हैं जैसे माल्टोडेक्स्ट्रीन है, माल्टोज है, सुक्रालोज है, राइट? कुछ शुगर अल्कोहल होते हैं, कुछ शुगर सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं ग्लूकोज के सोर्सेस है। हाँ, कुछ शुगर के नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जैसे कि स्टीविया है, मोंग फ्रूट है, राइट? कुछ शुगर अल्कोहल होते हैं जैसे जाइलोथॉल है या एरेथ्रोटॉल है। तो ये उसमें कैलोरी नहीं होती, उसमें बेसिकली ग्लूकोज नहीं होता। बट वो भी एक क्वेश्चनेबल है कि क्या ये हमारे लिए हेल्दी है या नहीं है। बट टू आंसर दिस, कि जो भी फूड हम ले रहे हैं जिसमें ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, इन मेनली, ये सब कुछ इवेंचुअली बॉडी में एक तरीके से आपका ब्लड शुगर रेज करता है, राइट? और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्दी नहीं है। उससे बेटर सोल्यूशन हमारे पास है। अब ये कौन से फूड सोर्सेज है? तो हम जो मेनली हमारे रूटीन लाइफ में खाते हैं, बीट रोटी या राइस, या हम जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स में ब्रेड खाते हैं, या जैसे इन गुजरात पीपल ईट खाखराज एंड थेपला एंड एवरीथिंग, तो ये सब कुछ कार्बोहाइड्रेट के ही सोर्सेज है। और ये आई थिंक मोस्ट ऑफ द ग्रेन ऑल्सो, जितने भी अनाज जो होते हैं हम जो खाते हैं, वहाँ पे कुछ हद तक मेनली आप देखेंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है। और उसका जैसे मैंने पहले बताया एक ही फंक्शन होता है बॉडी में, दैट इज प्रोड्यूसिंग द एनर्जी। सो ये हमारे लिए इतने ज़्यादा सस्टेनेबल भी नहीं है, लॉन्ग आवर्स एनर्जी गिविंग भी नहीं है, और कहीं ना कहीं उसके एडवर्स इफेक्ट हमारे हेल्थ पे होते ही है। सो ओके, जस्ट एक सिंपल एग्जांपल्स है। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स क्या है कि डेली सब लोग कंज्यूम करते हैं। इंडिया में कार्बोहाइड्रेट्स सब डेली लेवल पे कंज्यूम करते हैं। सो यू आर सेइंग कि फैटी एसिड्स जो हम कंज्यूम करते हैं उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है, वो भी। सो लाइक कोई भी एक ऐसा एग्जांपल कि हमको ये रिप्लेस करके एक ये चीज़ ले लो तो दैट इज़ बेटर। लाइक फॉर एग्जांपल एक रोटीज़ या ये सब कुछ रिप्लेस करके कुछ बेटर फैटी एसिड्स टाइप का कुछ अगर हम ले ले तो दैट विल बी बेटर फॉर अस, ऐसा। सो देखिए हम आइदर और में ही समझते हैं चीज़, हाँ। कि अगर ये नहीं तो ये, हाँ। राइट? तो जैसे आप रिलीजन में देखते हैं कि भाई एक हिंदू है तो कोई मुस्लिम है, तो कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है। पर एक टर्म होता है जिसे हम एथीस्ट बोलते हैं, वो किसी रिलीजन में बिलीव नहीं करते। सिमिलरली टू आंसर यू, कि आप यही क्यों सोच रहे हो कि अगर ब्रेड नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, तो कुछ और हमें उसके ऑल्टरनेटिव में चाहिए। आप उसके बिना भी, बिना रोटी के भी आप चीज़ें खा सकते हो। सो फॉर इंस्टेंस, कि अगर आपको रोटी नहीं खानी है, तो आप अकेला जो भी आपके घर में जो वेजिटेबल्स बनते हैं, या इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, मीट बनता है, आप उसको अकेले खाइए इन आइसोलेशन। हमको वो पैटर्न सिर्फ बदलना है। हमने सालों से क्या सोचा है कि हमें सब्जी रोटी, ये हमारा एक पैटर्न बन गया है, हमारा एक तरीके का पैलेट क्रिएट हो चुका है कि भाई हम दोनों इन कॉम्बिनेशन ही लेंगे। बट वो ज़रूरी नहीं है, आप बिना रोटी के ले सकते हो। और अगर बहुत ही किसी को ऑल्टरनेटिव चाहिए तो आप रोटी की जगह ऑमलेट को यूज़ करिए। इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन और एगिटेरियन, आप ऑमलेट को रोटी की जगह यूज़ कर सकते हैं। ओके। और अदर सोर्सेज हैं जो आपके लिए बड़े हेल्दी है, आप ग्रीन वेजिटेबल्स है, ड्राई फ्रूट्स है, देयर आर मैनी थिंग्स जो आप कंज्यूम कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, देखिए एक टर्म होता है कि भाई मॉडरेट क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट अच्छा है या इतना बुरा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ वो बात सही है, बट पॉइंट ये है कि कम बुरा ज़्यादा बुरा ये वाली बात हो गई। मैं ये कह रहा हूँ जो चीज़ बुरी है वो कंज्यूम ही क्यों करनी है, राइट? दैट्स द फैक्ट। ये एक हो सकता है अपने आप में एक रेडिकल विचार है, बट सॉल्यूशन तो यही है कि आपको जो गलत न्यूट्रिशनल सोर्सेज है उससे आज नहीं तो कल दूर होना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप उसको ये समझ रहे हो कि ये इतना बुरा नहीं है, तो आप थोड़े मात्रा में तो लेंगे। पर जब आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आपके बॉडी में एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं, लॉन्ग टर्म ये बहुत सारे और डिजीज भी क्रिएट करता है, तो आपको उसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और आज मुझे लगता है ग्लोबली बहुत सारे हेल्थ कोचेज है, न्यूट्रिशनिस्ट है, डॉक्टर्स है जो
कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, राइट? तो उसको अवॉइड करना ही हमारे लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। सो लाइक इसमें ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग है ना अपने लेट्स से व्हीट की रोटी वो लोग खाते हैं, जी। तो वो लोग रिप्लेस करके ओट्स कर देते हैं या ज्वार की रोटियां कर देते हैं। सो तो ये जो मैंने आपको बताया कि मॉडरेट कार्ब्स वाला जो एक फिनोमिना होता है जहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं कि भाई जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है वो तो बुरे हैं, बट कॉम्प्लेक्स में फाइबर होता है, जैसे ओट्स आपने बताया। तो ओट्स की रोटी ले ले, या समटाइम्स पीपल टॉक अबाउट मिलेट्स कि बाजरा है, ज्वार है, ये ले लेते हैं क्योंकि उसमें हाई फाइबर है। तो ये सबको बेसिक साइंस पता होना चाहिए, जो फाइबर होता है वो हमारी बॉडी खुद डाइजेस्ट नहीं करती, राइट? क्योंकि उसके डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एंजाइम्स नहीं है, ह्यूमन बॉडी में वो एंजाइम्स अवेलेबल नहीं है। तो ज़्यादातर जो भी हम फाइबर कंज्यूम करते हैं मोस्टली वो हमारे स्टूल के थ्रू पास ऑन हो जाता है। अब जब हम एक्सेसिव फाइबर भी कंज्यूम करते हैं तो उसके भी बॉडी में बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट है, राइट? बीट कॉन्स्टिपेशन, हेमोरॉइड्स और बहुत सारी और चीज़ें डेवलप होती है। हालांकि ये बात अलग है कि जो जनरल बिलीफ है वो ये कहती है कि फाइबर बहुत अच्छा है। तो ज़्यादातर लोग जो कॉन्स्टिपेटेड होते हैं या उनको उसके रेलेवेंट जो भी कंडीशंस डेवलप हो जाती है, लाइक हेमोरॉइड होना या फिशर होना या और सच कॉलोन रिलेटेड डिजीज, तो जब ज़्यादा फाइबर की बात होती है, बट इट इज़ नॉट दैट profound theory और I can say a belief, क्योंकि फाइबर अगर बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर रही है, हमारे पास वो एंजाइम ही नहीं है, तो क्यों हम ये सोचे कि इसको लार्ज क्वांटिटी में लेने से हमें कुछ हेल्थ बेनिफिट होंगे, राइट? तो आप सोच रहे हैं कि उसके ऑल्टरनेटिव में हम ओट्स ले ले या बाजरा ले ले या रागी ले ले, ज्वार ले ले, बट उसमें जो फाइबर है वो फाइबर हमारे लिए इतना रिक्वायर्ड है ही नहीं। दूसरी चीज, उसमें भी कहीं ना कहीं वो जो ग्लूकोज है जो हम वीट में ज्यादा देखते हैं, पर बाजरा हो या ओट्स हो उसमें भी शुगर तो है। इट इज जस्ट कि वो एक ब्रांड से कोटेड है तो उसमें थोड़ा फाइबर कंटेंट ज्यादा है रिलेटिवली, बट वो जो कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज की हम बात करें वो इम्पैक्ट तो आपके ऊपर आने वाला है, उससे भी जो आपका ब्लड शुगर राइज होगा वो होने वाला है। दूसरा आपने एक टर्म यूज किया ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब देखिए, ये कहने में तो ये लगता है कि देर आर सर्टेन फूड्स जो लो ग्लाइसेमिक है, कहने का मतलब कि आपके ब्लड शुगर को ये रिलेटिवली स्लोली एलिवेट करता है। देर आर सम फूड जो आपके ब्लड शुगर को बहुत क्विक एलिवेट करता है, बट ये हर चीज में हर बार सही नहीं होता है। सो ये कहना कि रोटी से मेरा शुगर जल्दी बढ़ जाएगा और ओट्स खाने से कम बढ़ेगा, ये इतना टेक्निकली सही नहीं होता है। इट डिफर्स समटाइम, इट ऑल डिपेंडिंग अपॉन कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, आपके गट लेवल पे कितना चीज़ें सही है। अगर वो डिस्टर्ब्ड है, राइट, गट बायोसिस हम जो कहते हैं वो अगर स्टेबल नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो चीज़ें कुछ भी हो सकती है। समटाइम इट मे हैपन कि ओट्स से आपका ब्लड शुगर ज़्यादा एलिवेट हो जाए कंपेयर टू रोटी। सो किसी चीज़ को एकदम स्टैंडर्ड नॉर्म बना लेना, क्योंकि यही इसीलिए जो आपने बताया कि रोटी की जगह हम ओट्स की रोटी बना ले या ओट्स खा ले, वो हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारे उस जो ब्लड शुगर राइज हो रहा है, जो इवेंचुअली बाद में जाके फैट स्टोरेज में कंट्रीब्यूट करता है, उसको कम करना चाहते हैं। बट अगेन आई से कि वो जो ओट्स है उससे ब्लड शुगर कम एलिवेट होगा, ऐसा हमारे पास कोई क्लियर साइंस नहीं है, राइट? हालांकि एक जनरल बिलीफ बहुत स्ट्रांगली बनी हुई है, बट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हेल्दी है या वो एक बेटर सॉल्यूशन है, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया, वेदर इट इज कॉम्प्लेक्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, दोनों की हमें बॉडीली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? तो उससे दूर रहना बेस्ट सॉल्यूशन है। हाँ, आप दोनों के बीच में कंपैरिजन मुझे पूछोगे तो आई कैन से कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे ओट्स वगैरह है और रिलेटिव मैनर में रोटी से बेटर है, बट क्या एब्सोल्यूट मैनर में हमारे लिए अच्छे हैं? द आंसर इज नो। जी। सो लाइक एट द एंड आप ये कहना चाहते हो कि फाइबर्स हमारी बॉडी के लिए है ही नहीं? बिल्कुल। तो फाइबर्स के लेके हम लोग आई रेकमेंड वन बुक कॉल्ड फाइबर मिनेस, राइट? ओके। इसमें बहुत क्लैरिटी से चीज़ें बताई गई है कि गट के लेवल पे कितना डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं ये एक्सेसिव लोड ऑफ फाइबर। देखिए, हमारी जो पूरी पर्सपेक्टिव है ना कि हम लोग फाइबरस फूड खाएंगे सो दैट एक पुश मिलेगा हमारे कॉलोन में और हम इजीली स्टूल को पास ऑन कर पाएंगे, ये पूरा जो एक हमने एक साइंटिफिक थियरी जो बनाई है या हमें जो कही जाती है वही क्वेश्चनेबल है, राइट?
बट मोस्टली आप देखिए डॉक्टर्स ये सब लोग फाइबर को लेके, और इवन सम हेल्थ कोचेस, वो हमें बताते हैं कि फाइबर्स आर वेरी गुड, और फाइबर को लेके बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। तो और ये भी कहा जाता है कि हाई फाइबरस फूड खाने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स। राइट। ड्राई फ्रूट्स है, इवन सर्टेन वेजिटेबल्स है, या इवन डायरेक्टली कुछ फॉर्म्स ऑफ फाइबर आते हैं राइट मार्केट में जो मिलते हैं, तो वो लोग कंज्यूम करते हैं। मेरा क्वेश्चन अगेन वही है कि जो बॉडी के लिए डाइजेशन में कोई उसका अपना रोल ही नहीं है, और वो कहीं ना कहीं जाके आपके कोलोन में एक जगह पे बल्कअप ही होने वाला है, और वो बल्कअप ग्रेजुअली टाइम बाय टाइम जब बढ़ता है तो उससे ही बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस डेवलप होती है जो बॉडी के लिए एक स्टेट में जाके अनहेल्दी बन जाती है, बहुत सारे डिजीज भी क्रिएट होते हैं। तो हेल्दी नहीं है, बट एक जनरल थिंकिंग क्या होती, कोई चीज है अगर एक बार किसी ने कही, फिर उसको 10 लोगों ने कहा, फिर 100 लोगों ने कहा, तो एक बहुत बड़ा बिलीफ बन जाता है। बट अंडरस्टैंड दैट्स अ बिलीफ, उसके पीछे कोई क्लियर कंक्लूसिव साइंस नहीं है कि क्या ये बहुत ही हेल्पफुल है, राइट। क्योंकि आप उसके ऑन द अदर साइड देखोगे तो हमारे पास ऐसे भी कुछ साइंटिस्ट या डॉक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत प्रोफाउंडली ये चीज़ प्रूव की है कि फाइबर हमारे लिए उतना हेल्दी नहीं है। सो नाउ उसका सम अप आप कैसे करोगे? आप, मैं कह रहा हूँ वो हेल्दी नहीं है, कोई और कह रहा है हेल्दी है, तो मैं कह रहा हूँ ट्राई बेटर वे। आप फाइबर को बंद करके अपने आप को देखिए, अपने हेल्थ को देखिए, अपने गट लेवल में देखिए क्या चेंजेस आ रहे हैं, एंड इफ यू फाइंड इट कि ये बहुत पॉजिटिव है, ये सही है, तो फॉलो इट, एज सिंपल इज दैट। अब फाइबर्स की अगर हमने बात की है, तो अभी फ्रूट्स को लेके बहुत ये एक कंसेप्ट है। जी लोग ऐसा बोलते हैं कि फ्रूट जूसेस जो है वो लाइक यू आर कंज्यूमिंग डायरेक्ट शुगर, जी बट अगर आप फ्रूट्स खा रहे हो तो यू आर ऑल्सो गेटिंग फाइबर्स, तो दैट इज बेटर, लाइक ईटिंग फ्रूट्स इज बेटर देन ड्रिंकिंग फ्रूट जूसेस। ये अगेन जो वही वाली बात है कि भाई चाकू छुरी से मरना है या आपको बुलेट गन से मरना है, राइट। लेकिन इवेंचुअली डेथ होनी है, राइट। तो एक तरीके से ये जो स्टेटमेंट है कि फाइबर जूस, आई मीन फ्रूट जूसीज के कंपैरिजन में जो फ्रूट है एज अ होल वो खाना बेटर है, आंसर इज यस। बट नाउ द क्वेश्चन कम्स, क्या फ्रूट अपने आप में बेटर सोर्स है फॉर ह्यूमन बींग? तो द अगेन आंसर इज नॉट रियली। क्योंकि फ्रूट में एक तो हम ये मानते हैं कि जूसीज तो अब सब लोग कह रहे हैं बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज इन इट, तो बुरे हैं, एंड एब्सोल्युटली बुरे हैं। बट फ्रूट भी अपने आप में, उसमें भी तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। डेफिनेटली। दूसरी चीज, जो भी फ्रूट के अंदर हम फ्रक्टोज देखते हैं, विच इज अ फ्रूट शुगर बेसिकली, अगर लेमन अंडरस्टैंडिंग में बात करें, वो शुगर को हमारे बॉडी में लीवर ही एक ऑर्गन है जो मेटाबोलाइज कर सकता है। अदर देन लीवर आप फ्रक्टोज को मेटाबोलाइज नहीं कर सकते। दूसरा, जब हम हमारे ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं तो उसमें हम ग्लूकोज को टेस्ट करते हैं। हमारे पास मेडिकल साइंस में कोई भी ऐसी टेस्टिंग अवेलेबल नहीं है जो फ्रक्टोज को मेजर कर सके। तो आप ओवरडू अगर कर रहे हैं, ओवर कंज्यूम कर रहे हैं फ्रूट को, और आपका फ्रक्टोज लेवल बढ़ रहा है जो इवेंचुअली आगे जाके आपको फैटी लिवर में कंट्रीब्यूट करेगा, वी कॉल इट नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, तो वो आप टेस्टिंग से पता ही नहीं कर पाओगे। जब आपका वो एक्सेसिव कंजप्शन एक टाइम के बाद जब फैटी लिवर में कंट्रीब्यूट करेगा, कैसे होता है, जैसे मैंने बताया कि वो जो फैट है, आई मीन सॉरी, जस्ट जो फ्रक्टोज है, वो बॉडी सिर्फ लिवर ही मेटाबोलाइज कर सकता है। तो इवेंचुअली एक टाइम के बाद लिवर विल फेल टू मेटाबोलाइज इट एट अ स्पीड जो पहले करता था, तो वही फैट में कन्वर्ट होके आपके लिवर पे आ जाता है, एंड दैट इज वेयर वी कॉल इट फैटी लिवर, राइट। ये बहुत लेमैन अंडरस्टैंडिंग में मैं बता रहा हूँ, बट इवेंचुअली आप देखोगे तो साइंस मोटा मोटी यही है कि वो जो नॉन मेटाबोलाइज्ड फैट है जो इवेंचुअली फ्रक्टोज से कन्वर्ट होके फैट बना हुआ है लिवर के थ्रू, वो वही लिवर के ऊपर ही चिपक जाता है। सो अगर आप उसको देखेंगे भी रिपोर्ट्स में, टेस्टिंग में, तो लिटरली आपको ऐसा वाइट लेमिनेट किया हुआ आपका लिवर दिखता है फैटी लिवर में। तो उसमें फ्रक्टोज का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। सो फ्रूट्स को लोग जितना हेल्दी मानते हैं उतना है नहीं। अब आप मुझे ये पूछेंगे अगर क्या एब्सोल्युटली इसको इरेडिकेट कर देना चाहिए हमारे डाइट से, तो आंसर इज नो। कभी कभार खा सकते हैं। जैसे आप अगर पुराने प्रिमिटिव या हंटर गैदरिंग टाइम में जाएंगे ऐसे हजारों साल पहले, तो वहाँ जो लोग जंगल में रहते थे तो दे यूज टू ईट, तो उस वक्त क्या जंगल में वाइल्ड बेरीज होती थी, राइट। तो वो कभी कभार खा लेते थे, बट वो उनका कोर फूड नहीं था।
समझिए उनका सोर्स ऑफ सर्वाइवल नहीं था, वो एज अ जस्ट जैसे हम बोलते हैं ना टाइम पास के लिए बिंज ईटिंग करते हैं, बट इट वॉज मोर लाइक अ बिंज ईटिंग, कभी कभार उन्होंने खा लिया और वो बहुत कम क्वांटिटी में होता था, और वो जो बेरीज होती थी वो बहुत सिट्रस होती थी, राइट। आज जो हम फ्रूट खा रहे हैं ना वो ज्यादा लोडेड विद ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है, वो इतने खट्टे नहीं है, वो बहुत ज्यादा मीठे हैं, और हमें मीठे फ्रूट्स ही पसंद है ज्यादातर, जैसे कि आम हो गया या वाटरमेलन है या मेलन है, ऑल दैट स्टफ। सो इम्पॉर्टेंट है कि इतना ज्यादा हमें फ्रक्टोज का और ग्लूकोज की बॉडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। सिट्रस और स्वीट फ्रूट से लाइक फर्क क्या होगा? देखिए सिट्रस फूड जो है उसमें जैसे हम कहते हैं विटामिन सी का कंटेंट ज्यादा होता, सेकेंडली उसमें ग्लूकोज नहीं है, तो जो आपका ब्लड ग्लूकोज राइज होगा वो रिलेटिवली कम होगा, राइट। तो इवेंचुअल मोटिव यही है कि आप, तो जैसे मैं काफी बार कुछ क्लाइंट्स को बताता हूँ कि आप वाइल्ड बेरीज में जैसे स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरीज है, राइट, बहुत बार वो हाइट फ्रोजन फॉर्म में भी मिलती है, बहुत बार फ्रेश भी मिलती है, आप वो कंफ्यूज करिए, आई मीन वो कंज्यूम करिए, और उसमें भी आप हैंडफुल ले सकते हैं। इट इज नॉट लाइक कि आप पूरा अपने घर में एक बाउल भर के बैठ गए और बस आप बेरीज ही खा रहे हो, इट इज लाइक आप कुछ स्मॉल क्वांटिटी में उसको खा सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ मंचिंग और बिंज ईटिंग, राइट। बेटर टू ईट। बेटर टू इट रिलेटिवली कंपेयर टू फ्रूट्स, क्योंकि वो थोड़ा सिट्रस है, उसमें उतना ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज या फ्रक्टोज नहीं है जी। सेकेंडली उसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा जो अल्कोहल, लोग कंफ्यूज, डेफिनेटली अल्कोहल इज बैड फॉर आवर हेल्थ। अल्कोहल और फ्रक्टोज दोनों का जो बायोकेमिकल पाथवे है हमारे बॉडी में इज मोर और लेस सिमिलर है। सो आप देखेंगे कि जो अल्कोहल क्रिएट करता है बॉडी में जो इफेक्ट, मोर और लेस थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकता है लोगों को सुनने में, बट जो फ्रक्टोज है उसका जो पाथवे है वो भी बहुत क्लियर नहीं है। आप किसी भी मेडिकल स्टूडेंट को पूछेंगे तो जो फ्रक्टोज का जो बायोकेमिस्ट्री है इज मोर सिमिलर टू अल्कोहल, और वो दोनों को क्लियरली उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है उसका कोई क्लियर पाथवे नहीं है, इसलिए लोग उसको फैटनिंग फूड भी मानते हैं कि ज्यादातर ये जाके आपके फैट स्टोरेज में कंट्रीब्यूट करेगा रादर देन द एनर्जी। तो फ्रूट से जो हम एटीपी प्रोडक्शन की हमने शुरुआत में बात की, वो कहाँ से होगा, वो बहुत क्लियर उसका कोई केमिकल पाथवे दिखता नहीं है, या उतना है नहीं मेडिकल लिटरेचर में जितना मैंने समझा है या सुना है, राइट। सो इट इज ऑल आर ओपिनियन। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ इट इज माई ओपिनियन बेस्ड अपॉन माई लर्निंग एंड स्टडी। हो सकता है वो किसी के लिए वो ओपिनियन मिसमैच हो, बट दैट इज देयर पर्सपेक्टिव। एज एन क्लाइंट, एज एन समबडी हु वांट टू गेट अ गुड हेल्थ, उनको क्या करना है, दे कैन ट्राई दिस एंड दे कैन सी ऑन देयर ओन सेल्फ कि क्या मेरे हेल्थ मार्कर्स इंप्रूव हो रहे हैं, क्या मैं पहले से बेटर फील कर रहा हूँ। इफ द आंसर इज यस, दे कैन स्ट्रांगली गो फॉर दैट। देन व्हाट कैन बी द हेल्थ मार्कर्स, क्योंकि अंदर चीज़ें इतनी सारी हो रही है तो बाहर से कैसे आपको पता चलेगा कि हाँ ओके ये चीज़ हो रही है तो ओके आई एम गेटिंग बेटर? देखिए सबसे बेस्ट मार्कर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में है, या मेरी जो ये 2.5-3 साल की प्रैक्टिस है एज एन हेल्थ कोच, जो मैंने देखा है वो है व्हाट पर्सनली यू फील विद इन। आप अपने आप में क्या फील कर रहे हैं, सबसे पहला मार्कर है। देखिए जो डेली बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करता है, वो रिफाइंड ऑयल्स कंज्यूम करते हैं, या वो जो फ्रूट्स एंड फ्रूट जूसेस, आप उनको थोड़ी भी क्वेश्चनिंग कर लोगे इजीली बता देंगे आई डोंट फील वेल इनसाइड। कुछ ना कुछ कंडीशंस होती है, वेदर इट ब्लोटिंग और मूड स्विंग्स और एनीथिंग, वेदर इट साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल, कुछ परेशानी होती है। तो जब वो कम होती है ना, वो सबसे बड़ा हेल्थ मार्कर होता है। नाउ यू फीलिंग बेटर इनसाइड, now you are more into that zone psychologically and biologically that you want to work something rather than just feeling not so good about yourself. That is one. Secondly on the lab testing part, देखिए बहुत सारी चीजें हैं ना, हम जो ब्लड टेस्ट में देखते हैं वो एक स्पॉट सैम्पलिंग होती है। सो पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है, मैं ये कोई एज एन स्टैंडर्ड मेडिकल गाइडलाइन के तौर पे नहीं बता रहा हूँ, आई एम नॉट हियर टू गिव यू एनी मेडिकल एडवाइस, बट मैं जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो बता रहा हूँ कि जितने भी हेल्थ टेस्ट होते हैं एक स्पॉट सैम्पलिंग होता है, उससे आप कितना हेल्दी हो वो कह पाना एब्सोल्यूट मैनर में पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल देयर आर सम टेस्ट, जैसे कि शुगर के लिए हम HbA1c करते हैं, या एक रैंडम ब्लड शुगर करते हैं, फास्टिंग शुगर देखते हैं,
एक और टेस्ट है जो आज के दिन में बहुत ट्रेंडिंग है, जहाँ पे हम आपका इंसुलिन चेक करते हैं, द फास्टेस्ट स्टेट, वी कॉल इट फास्टिंग इंसुलिन। एक टेस्ट होता है होमा आया, जहाँ पे हम आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज़ डेवलप हो रही है कि नहीं, वो देखते हैं। देन देर आर टेस्ट लाइक विटामिन डी है, B12 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये एडवाइस करूंगा ज़रूर कि लोग अपना B12 है, विटामिन डी है, ये रेगुलरली चेक करें। डी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है B12 को देखना, क्योंकि डी तो ऐसा कहा जाता है कि आई थिंक ऑलमोस्ट मासिस का कम ही है, और उसका आइडियल लेवल क्या होना चाहिए वो अभी भी जितनी भी मेडिकल फ्रेटर्निटी है उसमें ही एक उसके जो नंबर है उसको लेके बहुत कंफ्यूजन है ग्लोबली, राइट। तो मैं ये कहता हूँ आपको लेना चाहिए, आप इसको सप्लीमेंट कर सकते हो, बट उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो B12 है। अगर आपको हेल्थ मार्कर पे ही देखना है तो वो आप अपना चेक करिए। आप आयरन को देखिए, अपने आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन देखा जाता है, स्पेशली द सब कॉन्टिनेंटल रीजन जहाँ हम बिलोंग करते हैं, इंडिया है या पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ये रीजन में लोगों का आयरन डेफिशिएंसी है। आई थिंक ग्लोबली ये इशू है, बट यहाँ थोड़ा रिलेटिवली ज़्यादा देखा जाता है इशू। तो उसको चेक करिए कि 2-3 मार्कर्स है, अगर आप उसको मेंटेन करते हो तो आप कह सकते हो हेल्दी हो। बट जैसे मैंने पहले कहा था, व्हाट यू फील फ्रॉम योर बॉडी। दूसरा एक होता है कि आप ओबीज नहीं हो, ओवरवेट नहीं हो, आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है उससे आप कैसा है, अगर आप उसमें लग रहा है आपके फैट परसेंटेज जो एक होने चाहिए हेल्दी लेवल पे वो है नहीं है, दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, राइट। इंडिया में वाइडली अगर हम देखें तो मेल पॉट बेलीज हमको जी। बहुत देखने मिलते हैं। लाइक इंडिया में सबसे Precisely, ज़्यादा right. वो बहुत, लाइक आप कोई भी देखोगे ऑलमोस्ट हर दूसरे इंडियन मेल को एक पॉट बेली है। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है कि देखिए, इसका बहुत सिंपल अगर कहना हो ना तो लैक ऑफ प्रोटीन वन, एंड सेकंड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो होता क्या है कि आप हमारी जो ओवरऑल हमारा जो मील्यू है, हमारा जो रूटीन फूड है, उसमें प्रोटीन की बहुत भारी मात्रा में कमी है। तो कहीं ना कहीं हम प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री, तो बहुत सारे लोग ये टर्म यूज़ करते हैं, राइट, हाँ। और वो सही भी है। तो वो एक रीज़न है। दूसरा है कि हमारे फूड में आप देखेंगे, जिसको हम हमारा स्टैंडर्ड इंडियन मील कहते हैं, जो हम घरों में ज़्यादातर जो घर का खाना होता है उसमें क्या होता है, सब्जी, रोटी, दाल, राइस, सम अमाउंट ऑफ पिकल, पापड़ और बटर मिल्क, ये हो गया हमारा थाली, है ना। अब ये फूड सोर्सेज में आप अगर काउंट करने जाएंगे थ्रू द लेंस ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो उसमें मेजोरिटी ऑफ अमाउंट कार्बोहाइड्रेट्स ही है, राइट। तो जो एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट है वो कहीं ना कहीं बॉडी में फैट में कंट्रीब्यूट करता है। तो एक बहुत जनरल चीज़ है, मैं ऑडियंस को बता दूं कि लोगों को ये लगता है कि फैट खाने से हम फैट हो जाते हैं, बट द रियल फैक्ट इज ज़्यादातर जितना भी मोटापा आज हम देख रहे हैं ग्लोबली और इंक्लूडिंग आवर कंट्री, वो हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो एक बॉडी में प्रोसेस होता है जिसको लाइपोजेनेसिस कहते हैं, कि लिवर में हमारे ग्लूकोज या जो भी कार्बोहाइड्रेट हम कंज्यूम कर रहे हैं वो एंटर करता है और वो कन्वर्ट होता है फैट में, और वो फिर हमारे जो एडिपोसाइट्स होते हैं बॉडी में उसके अंदर स्टोर होता है एट एडिपोज टिश्यूज वी कॉल इट, राइट। वो फैट सेल्स बन जाते हैं, फैट सेल के अंदर वो एज एन फैट स्टोर होता है, बट वो आ कहाँ से रहा है, थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। एक और चीज भी मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि लोग सोचते कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स बुरे हैं तो हमारे बॉडी में क्या ग्लूकोज की जरूरत ही नहीं है। तो द आंसर इज यस, ग्लूकोज जरूरी है और एसेंशियल है। जब हमने बात की थी तब मैंने बोला था कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉन एसेंशियल, बट ग्लूकोज इज एसेंशियल। ग्लूकोज के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, बट द फैक्ट इज वो ग्लूकोज बॉडी खुद बना सकता है। बॉडी में एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। उसका मीनिंग ही होता है ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, नियो मीन्स न्यू, जेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन। सो हमारा लिवर खुद ग्लूकोज प्रोड्यूस कर सकता है, और वो कहाँ से बनता है, तो थ्रू फैट या थ्रू प्रोटीन। तो जो फैट हम कंज्यूम करते हैं उसमें आप देखेंगे तो टोटल एक मॉलिक्यूल होता है ग्लिसरॉल का और 3 मॉलिक्यूल होते हैं ट्राइग्लिसराइड के। वहां से ही फैटी एसिड्स हमारे बॉडी में मिलते हैं। तो एक जो मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। सो जो बॉडी की बहुत कम मात्रा में रिक्वायरमेंट है, वो भी जैसे कि हमारे आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है, या हमारा किडनी का कुछ पार्ट है, या सर्टेन अदर ऑर्गन्स जो बॉडी में है जिसको कुछ अमाउंट में ग्लूकोज मैंडेटरी चाहिए, आरबीसीज जैसे है उनको तो मैंडेटरी चाहिए। तो वो बॉडी थ्रू फैट या थ्रू प्रोटीन
खुद बना सकता है, उसको हमें बाहर से देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आर्ग्यू यही भी करते हैं कि भाई ग्लूकोज तो ज़रूरी है, तो हम अगर खाएंगे नहीं कार्बोहाइड्रेट्स तो अगर हम नहीं खाएंगे तो बॉडी अपने आप बना लेगा। इट्स अ स्मार्ट मशीन, राइट? इट कैन प्रोड्यूस ऑन इट्स ओन। तो ग्लूकोज एसेंशियल है, कार्बोहाइड्रेट एसेंशियल नहीं है। अब वापस आता है आपके पोट्यूटरी बेली वाले सीन पे, तो वो क्या है, क्योंकि हम प्रोटीन डेफिशिएंट है और ज़्यादातर हमारा फूड है वो कार्ब लोडेड है, कार्बोहाइड्रेट्स लोडेड है। तो हो क्या रहा है कि हम कहीं ना कहीं हमारे मसल लूज तो कर ही रहे हैं, और एक्सेसिव जो फैट है वो हमारे जो एब्डोमिन एरिया है, ऑर्गन के ऊपर का एरिया, जहाँ पे एक विसरल फैट भी होता है और सबक्यूटेनियस फैट भी होता है, राइट? ये दोनों ज्यादा स्टोर्ड हो रही है। और आप जो पॉट बेली की बात कर रहे हो उसमें ऐसा कहा जाता है कि ज्यादातर विसरल फैट होता है, विच इज एक अमाउंट के बाद वो हेल्दी नहीं है। अप टू अ स्मॉल लेयर उसको माना जाता है कि वो हेल्दी है जस्ट टू प्रोटेक्ट द ऑर्गन। बट अब क्या हो रहा है कि हम इतना एक्सेसिव कार्ब्स ले रहे हैं कि वो वहाँ ज्यादा स्टोरेज हो रहा है। इसीलिए आप देखिए लोगों के मसल नहीं है, पर उनका वो पॉट रीजन है वहां पे बहुत ज्यादा फैट स्टोर्ड है, राइट? और वो बहुत अनहेल्दी भी है, और वो फैट को जाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। वी कॉल इट स्टबन फैट ऑल्सो, क्योंकि वो एक रीजन में उसका जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव था, वो पहले के टाइम में ऐसा होता था कि भाई फेमिन होता था, खाने के लिए लोगों को नहीं होता, तो बॉडी एज अ प्रिजर्व उसको स्टोर करता था फॉर द रेनी डेज, फॉर द फेमिन डेज, राइट? अब वो सिचुएशन तो नहीं है। अब हम भूखमरी नहीं देखते दुनिया में ज्यादातर, एटलीस्ट हम जिस रीजन में बिलोंग करते, आज भी वो कंडीशन है ग्लोबली, वी कांट डिनाई इट। बट ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए फॉर अ लार्ज चंक वो प्रॉब्लम नहीं है। तो अब वो स्टोर अगर बॉडी कर रहा है तो यूटिलाइज नहीं हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, वो यूटिलाइज हो जाता था। तो आप समझिए फैट स्टोरेज अपने आप में बुरा नहीं है, इट्स अ मैकेनिज्म विच इज देयर टू फुलफिल द फ्यूचर नीड इफ द फूड इज नॉट अवेलेबल। बट नाउ एट अ क्लिक हम फूड ऑर्डर कर सकते हैं। अब हमारे पास ऐसा नहीं है कि अगले 2-3 दिन तक हमें फूड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वहां अगर ज्यादा स्टोर हो रहा है तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लमेटिक, दैट फैट इटसेल्फ बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर आवर बॉडी, राइट? इसीलिए अगर आप किसी को पॉट बेली देख रहे हो तो आइडियली उनको कहना चाहिए गेट वेल सून, क्योंकि इट्स नॉट एन हेल्दी साइन। या एग्जैक्टली। अभी इसमें एक चीज़ और भी है कि लोगों को घर का खाना ज़्यादा बेटर लगता है रादर देन बाहर। अब एक पेज है द फूड फार्मर करके, अगर आपको पता हो तो जी, वो लाइक जो भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लेबल्स वगैरह दिखा के ही इज़ लाइक पाम ऑयल इसमें इतना ज़्यादा है, शुगर कंटेंट इसमें इतना ज़्यादा है। अब ये चीज़ इसके पहले भी, उसके बावजूद हम लोग चिप्स खाते हैं बाहर, कुछ ना कुछ खा रहे हैं, तो वो भी पाम, हम पानी पूरी की जो पूरियाँ आती है वो भी पाम ऑयल में ही तली हुई है। लोगों को ये पता नहीं है या पता है भी, फिर भी वो लोग वो चीज़ें कंज्यूम कर रही है। तो इज पाम ऑयल एंड शुगर लाइक सही में हमारी बॉडी को हार्म करता है कि एक लेवल तक चलता है? देखिए आपने एक इंस्टाग्राम पेज की बात की और वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं अबाउट कि ये सब जो पाम ऑयल है या शुगर है वो बुरा है, तो अच्छा काम कर रहा है, अप्रिशिएट दैट। बट द पॉइंट इज कि वी ऑलवेज टॉक अबाउट द लेसर एविल। देखिए जनरल जो माइंडसेट होता है ना, वो बुरी चीजों को में जो ज्यादा बुरी है उस पर जल्दी क्वेश्चन करता है। बट मैं जो सोचता हूँ वो ये है कि क्या ऑयल अपने आप में हेल्दी है कहीं भी? क्या हमारी जरूरत है जो ऑयल आज हम इतना कंज्यूम कर रहे हैं? अब उसका बैकग्राउंड देखेंगे तो आप पूरा हिल जाएंगे जी। फैक्ट ये है कि 100-125 साल पहले हम ह्यूमन ना के बराबर, ऑलमोस्ट आई कैन से नील, हमारा कंजप्शन एडिबल ऑयल का था ही नहीं। अच्छा। ये पूरा एक पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, कुछ लोगों ने सोचा कि ये भी चीज है जिसको हम एडिबल बना सकते हैं, जो एक टाइम पे सिर्फ इंडस्ट्रियल मशीनरीज, व्हीकल्स उसमें यूज होता था, उसको बाय एनी मैनिपुलेशन उसको ह्यूमन बॉडी में लाया गया है, राइट? उसके पीछे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज और कुछ ऐसी चीजें होती है, लॉबिंग होता है, बहुत सारी फैक्ट्स होती है जो बहुत बार पब्लिश होती है, कुछ बार नहीं भी होती। बट हमें ये देखना है कि वो जो ऑयल हम कंज्यूम कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए हेल्दी है? तो आंसर इज नो। देखिए ऑयल जो है अपने आप में, ज्यादातर जितने भी ऑयल हम कंज्यूम करते हैं दे आर पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में प्यूफा कहते हैं। अब ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल होते हैं
सो जब भी हम उसको हीट करते हैं, है ना, वो हमारे बॉडी के लिए रैंसिड बन जाता है. पीपल ऑल्सो सेड कि इट बिकम कार्सिनोजन, मीन्स कि वो आपको कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस उसमें अवेलेबल है. तो उसके बेटर ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास फैट के अवेलेबल है. हालांकि ऑयल्स आर मेनली फैट, उसका एक ही रोल है बॉडी में फैट देना, राइट, विच कैन बी यूज्ड एज एन आइदर एज एन एनर्जी और इट कैन बी हेल्प टू डू द स्ट्रक्चरल वर्क ऑफ द बॉडी, Yeah. राइट. बट अगेन उसके ऑल्टरनेटिव में हमारे पास जो फूड सोर्सेज है, बीट, घी, बटर, क्रीम, चीज, ये जो फूड सोर्सेज है जो मेनली डेयरी प्रोडक्ट के थ्रू आ रहे हैं, या अगर आप एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, आप नॉन वेजिटेरियन है, तो वहाँ पे होता है टैलो, लार्ड, विच इज एन एनिमल फैट. दे आर वेरी हेल्दी सोर्सेज फॉर आवर बॉडी इन कंपेयर टू एनी काइंड ऑफ ऑयल्स, राइट. क्योंकि ऑयल, और उसमें भी ऑयल को जब हम हीट करते हैं, it becomes very very bad for our body. In fact, in few days back I had made a video on this कि सिगरेट पीने से ज्यादा हार्मफुल होता है फ्रेंच फ्राइज खाना, Okay. राइट. बट सोसाइटी क्या मानती है, इफ यू आर अ स्मोकर, राइट. और टेक्निकली इफ यू गो एंड अंडरस्टैंड, जो इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में, राइट, बॉडी में कंडीशन होती है वेयर बॉडी क्रिएट इन्फ्लेमेशन, राइट, बॉडी एज एन इम्यून रिस्पॉन्स उस पे एक्ट करती है, दैट कॉज एन इन्फ्लेमेशन, वो अक्यूट लेवल से क्रॉनिक लेवल पे जाता है. जो फ्रेंच फ्राइज और ये जो डीप फ्राइड सब्सटेंस है, दैट कॉजिंग मोर इन्फ्लेमेशन देन हैविंग अ सिगरेट और समथिंग, राइट. उस पे ऊपर रिसर्च भी अवेलेबल है. सो द अंडरस्टैंडिंग इज ऑयल्स आर नॉट गुड, राइट. अब जैसे आपने बात की शुरुआत की, पाम ऑयल एब्सोल्युटली बुरा है. अब हर एक का अपना एक स्मोक पॉइंट होता है कि कहाँ जाके वो अनस्टेबल होता है, या उसकी कैटेगरी होती है, राइट. उसको लोगों ने कोडिंग दिया हुआ है कि बहुत ही बुरा है, ये थोड़ा रिलेटिवली लेसर एविल है, या ये जैसे मस्टर्ड ऑयल है या कोकोनट ऑयल है, इन सबको लोग थोड़े हेल्दी सोर्सेज मानते हैं, इवन टू एन एक्सटेंट ग्राउंडनट ऑयल को भी, राइट. बट रिलेटिव मैनर में ये बात सही है, बट एब्सोल्युटली देखा जाएगा तो मुझे लग रहा है कि आपके पास हमेशा चॉइस है टू हैव अ घी और बटर. दैट आर द बेस्ट फैट सोर्सेज इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर एनी ऑयल्स. तो ये दोनों चीज़ें बेस्ट है. बट हाँ, कभी कभार अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो देन यू कैन गो फॉर मे बी कोकोनट ऑयल, दैट इज रिलेटिवली वेरी गुड, क्योंकि उसमें हाई अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट होता है. देन कुछ अमाउंट में लोग मानते हैं कि मस्टर्ड ऑयल जो है उसमें भी जो अनरिफाइंड वर्जन होता है, राइट, वो बेटर होता है. पर ज़्यादातर हम जो घरों में कंज्यूम करते हैं वो देखिए वो रिफाइंड ऑयल है, और उसमें फिर दिस कॉल सनफ्लावर ऑयल या साफ्लावर ऑयल या राइस ब्रान ऑयल है, या कॉटन सीड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है. आई थिंक ऑलिव ऑयल इज ऑल्सो रिलेटिवली बेटर. बट ये जो सोर्सेज है इंडिया में बात करें, एक्सेप्ट ऑलिव ऑयल, बाकी के जो मैंने बताए वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम होता है. अब ऑलिव ऑयल पे भी बता दूं कि ये भी इतना, क्योंकि उसमें हाईली म्यूफा होता है, इट इज़ नॉट पॉली अनसेचुरेटेड, इट इज मोनो अनसेचुरेटेड. तो ये कंपेयर टू प्यूफा ऑयल सोर्सेज बेटर होता है, बट उसको आप अगेन हीट नहीं कर सकते, उसको आप रॉ फॉर्म में जस्ट फॉर द ड्रेसिंग एंड ऑल पार्ट यूज कर सकते हैं. सो दैट इज रिलेटिवली गुड. बट अगेन फैट के लिए बेस्ट सोर्सेज होता है घी एंड बटर. यू कैन कंज्यूम इट विदाउट वरिंग अबाउट एनीथिंग. सो इफ एनीवन इज ऑन वेट मैनेजमेंट, क्या उनको वेट लॉस करना है या चलो वेट पुट ऑन भी करना है, तो घी इज अ बेटर सोर्स फॉर दैट एब्सोल्युटली. इफ इज कंज्यूमिंग घी. देखो, घी से आजकल लोग डरते हैं, है ना. तो बहुत सारे लोग मानते भाई ये हमारे लिए अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, क्योंकि ये हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, या तो हमारे बॉडी में फैट बढ़ाता है. घी itself is a fat only. इट्स अ फैट Yeah. ओनली. एनी सोर्स ऑफ ऑयल और एनी लाइक घी, बटर, दीज आर द प्योर फैट सोर्सेज. Exactly. अब जैसे मैंने पहले आपको बताया कि फैट्स आर नॉट बैड, क्योंकि जो एंड मॉलिक्यूल होता है फैट का, दैट आर फैटी एसिड्स, Yeah. राइट. और आपने एक टर्म सुना होगा कि जब फैटी एसिड्स गेट मेटाबोलाइज तो कीटोन्स प्रोड्यूस होते हैं. सो दिस कीटोन्स आर ऑल्सो वेरी हेल्दी फॉर आवर बॉडी, जिसको लेके बहुत सारी मार्केट में मीट्स होती है, कि कीटोन आर नॉट गुड फॉर दिस. अगर वो एलिवेट हो जाते हैं तो बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं. हो सकता है कोई अदर मेडिकल कंडीशन डेवलप हो जाए, जैसे कीटो एसिडोसिस एक टर्म है, बट वो एक अलग सब्जेक्ट है. वो जनरली इतना पॉसिबल नहीं होता है कि हर एक ह्यूमन बीइंग में हो जाए. तो फैटी एसिड्स हो गया, कीटोन्स हो गया, दे आर अ वेरी गुड थिंग्स फॉर आवर बॉडी.
तो फैट हमें लेना है, बहुत लिबरल वे में हम ले सकते हैं उसको, हम हमारा प्राइमरी एनर्जी सोर्स मान के कंज्यूम कर सकते हैं, राइट। तो घी है, बटर है, ये सैचुरेटेड फैट है, ये बहुत स्टेबल होते हैं, ये आप हीट करोगे तब भी आपके बॉडी में रैंसिड नहीं बन जाते, ना कार्सिनोजन बनते हैं। जितने भी हमारे पास अभी रिसर्च अवेलेबल है उससे आप अगर देखेंगे तो इन कंपेयर टू ऑयल, दीज आर ऑलवेज अ बेटर सोर्सेज अकॉर्डिंग टू मी, राइट। राइट। सो घी को बिना किसी टेंशन लिए डरे खाना है। और आपने देखा होगा हमारे यहाँ तो एक हिस्ट्री रही है, घी को लोग गाँव में घरों में बहुत अच्छे से खाते थे। हालांकि अब पोस्ट अर्बनाइजेशन वो कम हो गया है बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल, तो वो डरना नहीं है। कोलेस्ट्रॉल अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, उसको लेके भी इफाई से बहुत सारे मिथ्स है, बट जस्ट टू सम अप, कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए इतना भी बुरा नहीं है जितना हमें लोगों को समझाया गया है। ड्यू टू आर राइजिंग केसेस ऑफ हार्ट अटैक एंड एवरीथिंग लोग डरते हैं, बट वो एक अदर रीजन होता है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, कभी उस पर बात हो सकती है। बट कोलेस्ट्रॉल एज एन आइसोलेट प्रोडक्ट हमारे लिए इतना बुरा नहीं है। सो उस टर्म से या उस वे में देख के उससे डरना या वो नहीं खाना वो सही नहीं है। अब घी बटर ये सब चीज़ें खा सकते हैं। इसमें लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लाइक वेट पुट ऑन करने में भी डिफिकल्टी होती है, भले वो लोग कितना भी एक्सरसाइज कर ले या चलो वो लोग डाइट फॉलो भी कर रहे हैं बट उनका वेट पुट ऑन नहीं हो रहा है इतनी जल्दी। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लाइक ओबीज है पर वो लोग ट्राई भी कर रहे हैं, चलो वेट रिड्यूस करने का, वो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट उनको बहुत डिफिकल्टी फेस होती है वेट रिड्यूस करने में। तो क्या रीजंस हो सकते हैं इस चीज़ के? देखिए, वेट पुट ऑन करना है या रिड्यूस करना है, क्या उसके लिए अलग अलग डाइट होने चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? या श्योर, ऑब्वियसली। अलग होने चाहिए। हाँ, क्योंकि वेट अगर पुट ऑन करना है तो उसके लिए थोड़े फैट्स You know, वगैरह। the fact of the matter is, आप whether you want to put on, whether you want to reduce, the food sources remain the same. Of Yeah. course, the quantity में vary. या आप उसका जो proportion है वो according to your hunger वो कम हो सकता है, बढ़ सकता है। एग्जैक्टली। That is for sure. बट कोई कहे कि जो ब्रेड हमें पुट ऑन करने वाला, आई मीन कम करने के लिए अगर ब्रेड नहीं खाना चाहिए, रोटी नहीं खानी चाहिए, पर अगर गेन करने के लिए वो अच्छा है तो अच्छा नहीं है। क्या? अंडरस्टैंड, आप जब गेन करने की बात करते हैं तो आप मसल्स गेन की, बॉडी में मेनली होता क्या है, फ्लूइड है, आई मीन मसल्स है, बोन्स है, और हमारे पास फैट्स है, स्टोरेज फैट है, इसके अलावा बॉडी में कुछ नहीं है, राइट। अब जब हम गेन की बात करें तो किसी को भी फैट गेन नहीं करना है। नोबडी विल से कि यार मुझे 10-15 केजी चर्बी बढ़ा देनी है बॉडी में। दे वांट टू बिल्ड देयर मसल्स, मे बी दे वांट टू स्ट्रेंथन देयर बोन्स, राइट। तो उसके लिए हमें वही फूड सोर्सेज खाने हैं दो आर हाई इन फैट एंड प्रोटीन, जिससे हम मसल्स को प्रिजर्व भी कर सकते हैं और ग्रेजुअली थोड़े ग्रो कर सकते हैं, राइट। उसके लिए एक्सरसाइजिंग का एक अपना रोल प्ले होता है, गेनिंग अगर आप करना चाहते हो तो, बट वो एक स्लो प्रोसेस होता है, राइट। और उसमें कुछ मिराक्युलस नहीं होता। जैसे आपने कहा कि कुछ लोग हैं जिनका गेन जल्दी नहीं होता, देखिए हर किसी का जो बॉडी टाइप है या हर किसी का जो सेल्यूलर लेवल मेटाबॉलिज्म है वो अलग है। जो एफिशिएंसी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, वो हर इंडिविजुअल की वेरी करती है, राइट। तो वी हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन की जो जिनका बॉडी ज़्यादा मेटाबोलाइज कर जाता है एनर्जी को, तो उनके केस में होता है कि वो कुछ भी खा ले तो उनका बॉडी उसको ज़्यादा एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। तो हम जिसको बोलते हैं ना हायर मेटाबॉलिक रेट, बेसिकली वी टॉक अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, या राइट। तो वो बहुत नॉमिनल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है, और वो भी जब आप कंटिन्यूअसली अब्यूज करते हो उसको ग्लूकोज दे दे के तो एक टाइम के बाद उसका भी फंक्शनिंग इतना अच्छा नहीं रहता। और आपने देखा होगा द राइज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, और वो जो कंडीशन डेवलप होती, हालांकि वो भी एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है, उस पर बात हो सकती है, बट वो भी इसीलिए डेवलप हो रहा है कि हम लोग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं। तो एक टाइम के बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन उतना अच्छे से नहीं करता, और वही लोग जो पहले कितना भी खाते थे और उनका वेट नहीं बढ़ता था, आप देखोगे कि जस्ट द मोमेंट दे एंटर इनटू 30s या 40s वो भी फिर वेट गेन करने लगते हैं। सो ग्लूकोज कभी ये नहीं हो सकता कि 20s में आपके लिए अच्छा है, 30s में फिर अच्छा नहीं है, या 40s में बहुत बुरा है, ऐसा नहीं होता, वो बुरा ही होता है, राइट। पॉइंट ये है कि आपकी जो कैपेसिटी होती है शुरुआती ईयर्स में वो ज़्यादा होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर एफिशिएंट। हो सकता है वो आपको डीएनए से वो
चीज़ें इनबॉर्न मिली हो सकता है कि आपके एज फैक्टर है वहाँ पे, इसलिए वो अच्छे से वर्क कर रहा है। बट बाय सीइंग दैट आपको कोई ये कहे कि भाई मैं तो दिन में पूरा एक बॉटल कोक पी सकता हूँ और फिर भी मैं पतला हूँ, और वो सुन के आप खुद कॉपी करो, तो दैट इज नॉट एडवाइजेबल, राइट? सो कहीं से भी वो अगेन वो प्रॉब्लम आज नहीं तो कल कभी ना कभी करेगा, बिकॉज इनडायरेक्टली इट इज एन अब्यूज टू द बॉडी ओनली। वन थिंग इज देयर, लाइक मीट को लेके बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं इंडिया में तो खास. सो आई जस्ट वांट टू आस्क, इज मीट रियली नेसेसरी फॉर योर रेगुलर डाइट, या उस चीज को रिप्लेस करा जा सकता है कोई भी सप्लीमेंट से या कुछ? देखिए, जो मीट है, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हेन वी टॉक अबाउट मीट, व्हाट वी टॉक अबाउट मटन, चिकन, fish, all this comes under that category. Mainly the mutton and chicken. Yeah, those are widely consumed. Widely consumed. One is we call it the red meat, where we talk about the buffalo meat or the goat meat, right? And we talk about white meat as in chicken, right? अब ये दोनों हमारे लिए बहुत हेल्दी सोर्स ऑफ फूड है, राइट? क्यों है? क्योंकि अगर हम थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से समझे, फ्रॉम द एज लाइक जो हमारा हंटर गैदरिंग पीरियड था, तब से लेके आज तक हमने मेनली यही चीजें कंज्यूम की है. देखिए, जो एग्रीकल्चर है आज, जो भी चीजें हम खा रहे हैं, उसकी शुरुआत करीबन 8 से 10 हज़ार साल पहले हुई है. और आज हमारे पास क्लियर एविडेंस है कि जो ह्यूमन हम है, वी एज आर स्पीसीज वी कॉल इट होमो सेपियंस, वो करीबन पिछले 3 लाख साल से इस प्लेनेट पे है. उसमें भी जो हमारा कॉग्निटिव एनहेंसमेंट हुआ, जहाँ पे हम लोग हमारी मेमोरीज, हमारे इमेजिनेशन, हमारी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ब्रेन के लेवल पे, वो बढ़ गई. वो करीबन करीबन 70-75,000 ईयर्स पहले हुआ है. ये पूरी जर्नी में हमने हमारा जो मेन सोर्स ऑफ फूड है वो मीट ही रहा है. वी वर हंटर गैदरर्स. वी यूज टू गो एंड वी यूज टू डू हंटिंग इन अ गैदरिंग, राइट? और वो हम खाते थे. वो हमसे हो सकता है कि वहाँ के जो छोटे एनिमल्स होते थे जंगल में, वो हम कंज्यूम करते थे, और हमें भी लोग खाते थे. मतलब वी वर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट नेचर साइकिल. सो अगर हम हमारे आप को सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो हम भी किसी के लिए फूड सोर्स बन जाते थे. सो दैट इज हाउ द नेचर साइकिल वर्क्स. अब हमने क्या किया मॉडर्न इस सिविलाइजेशन में, हमें लगता है कि हम नेचर हमारे लिए, हम नेचर का हिस्सा नहीं है, राइट? बट इट इज नॉट द फैक्ट. द ओनली बिकॉज कि हमने एग्रीकल्चर सीख लिया, हमने हमारा खुद फूड जो है वो खुद मैनेज करना सीख लिया, तो हमें लगता है हम नेचर का पार्ट नहीं. बट दैट इज नॉट द फैक्ट. एग्रीकल्चर इज समथिंग गिविंग यू अ फूड सोर्सेज विच आर जस्ट हार्डली वी हैव स्टार्टेड ईटिंग फॉर 8-10,000 ईयर. और हम जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करते हैं, उसमें है क्या? वेजिटेबल्स है, प्लांट बेस्ड में, या ग्रेन्स है? तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो ग्रेन है इट इज लोडेड विथ कार्बोहाइड्रेट्स, और कहीं ना कहीं हमारे लिए जितने फायदे उससे ज्यादा हार्मिंग इफेक्ट है. वेजिटेबल्स ऑफ कोर्स इट हैज विटामिन, मिनरल्स, बट उसमें आप कैलोरी डेंस नहीं है. वेजिटेबल्स में न्यूट्रिएंट नहीं होते, फैट, प्रोटीन ना के बराबर होते, इवन कार्बोहाइड्रेट्स भी ना के बराबर होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह में. तो वो हमारा कभी भी कोर फूड नहीं हो सकता थ्रू विच वी कैन डू आर एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट. वो पॉसिबल नहीं है. सो बात रही कि हमारा कोर फूड क्या हो सकता है, तो ईदर इट कैन बी ग्रेन जहाँ से हम एनर्जी ले, या फिर हम लोग ले सकते हैं एनिमल प्रोडक्ट. उसमें फिर डेयरी प्रोडक्ट आ गया, या फिर उसको एज एन डायरेक्टली एनिमल ईटिंग से हम कर सकते हैं. सो आप अगर हेल्थ वाइज देखोगे तो रेड मीट जो है वो वन ऑफ द रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है. उसमें फैट भी है, उसमें प्रोटीन भी है, उसमें बॉडी में जितने भी रिक्वायर्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे विटामिन है, मिनरल्स है, वो सब रिच अमाउंट में अवेलेबल है. तो वो बहुत हेल्दी सोर्स है. हालांकि कुछ ऐसे मिनरल्स है या जो ट्रेस मिनरल्स है जो प्लांट्स बेस्ड फूड में अवेलेबल ही नहीं है, जो हमें सिर्फ और सिर्फ मिल सकते हैं एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट में. फॉर इंस्टेंस आपको मैं विटामिन B12 की बात करूँ, तो आपने देखा होगा वेजिटेरियन लोगों में उसकी बहुत मात्रा में डेफिशिएंसी होती है, और तो उनके पास ऑप्शन बचता है डेयरी प्रोडक्ट, पर उसमें भी बहुत कम अमाउंट में होता है कंपेयर टू मीट और एग्स, राइट? तो ब्रेड मीट से डरना नहीं है. ब्रेड मीट से लोग इसलिए भी डरते हैं कि अगेन वो जो हमने घी पे बात किया, कोलेस्ट्रॉल, तो उनको लगता है मीट में कोलेस्ट्रॉल होता है, अगेन वो हार्ट इश्यूज हो सकते हैं, ब्लॉकेजेस हो सकते हैं.
उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च आज के दिन में अवेलेबल है कि कोलेस्ट्रॉल इज नॉट बैड फॉर आवर हेल्थ, रेड मीट इज एक्सट्रीमली हेल्दी फॉर आवर हेल्थ। तो डरना नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि उस मीट को आप कंज्यूम कैसे कर रहे हो। मतलब आप हर रोज अगर मीट तो खा रहे हो, इफ यू आर ईटिंग मटन बट विथ रोटी और राइस, तो आपके बॉडी में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होगी और आप ब्लेम करोगे उस मटन को, जबकि प्रॉब्लम आ रहा है या वो राइस से या रोटी से। सो अगर आप इन आइसोलेशन उस मीट को कंज्यूम कर रहे हो, वेदर इट्स चिकन और गोट मीट और बफेलो मीट, एनीथिंग, वो प्रॉब्लम नहीं है। You can do it and cook it any how you want. You can add all the masala, spices जैसे आपको पसंद हो। हमारे इंडिया में तो स्पाइसेस बहुत कंज्यूम होते हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं है, आप कंज्यूम करिए। बट अगेन कुकिंग के लिए आप उसमें घी या बटर यूज करिए का, रादर देन यूजिंग एनी काइंड ऑफ ऑयल, राइट। Seafood is also a part of. अगेन सी फूड इज ऑल्सो वेरी हेल्दी रिच सोर्सेज। Yeah. तो स्पेशली जो कुछ सार्डिन है या देर आर सर्टेन अदर स्पीसीज ऑफ फिश, बट एज एन लार्ज में कहूँ तो फिश है, प्रॉन्स है, क्रैब्स है, जितने भी सी फूड ऑप्शन है दे आर वेरी गुड। मेनली वो प्रोटीन के रिच सोर्सेज है, रिलेटिवली उसमें फैट कंटेंट कम होता है, बट फॉर अ प्रोटीन रिच फूड में सी फूड बेस्ट है, ले सकते हैं। हमेशा देखिए एक चीज मैं बता दूं, वही फूड बेस्ट होता है जिसमें फैट और प्रोटीन इन कॉम्बिनेशन हो, राइट। तो हमें कभी भी प्रोटीन को आइसोलेशन में नहीं लेना चाहिए, ना फैट को अकेले लेना चाहिए, हमेशा उसको जॉइंटली लेना चाहिए। जैसे एग है, एग को लोग सुपर फूड क्यों मानते हैं? क्योंकि आप एग का अगर न्यूट्रिशनल प्रोफाइल देखोगे तो उसमें फैट और प्रोटीन इक्वल मात्रा में है, Yes. वहाँ कार्बोहाइड्रेट्स है ही नहीं। सो इट बिकम्स अ सुपर फूड नेचुरली, क्योंकि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिकली वहां से फुलफिल हो रही है। तो आप मीट खाते हो तो आजकल एक फैशन हो गया कि लोग उसमें से फैट हटा देते हैं, जो वाइट पार्ट होता है मीट में, बट दैट इज द वेरी हेल्दी सोर्स, उसको हटाना नहीं है। वॉट एवर रीजन हमको लोगों ने डराया है, बट दैट इज अ मिथ। People are like येलो वाला हटा देता है अगर उनको ऐड कम करे ना। ये होता है कि यू रिमूव द ये यॉक वाला पार्ट, वाला। बट इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू हैव टू ईट इट सो मच लिबरल वे। Yeah. आपको रोकना नहीं है। वो येलो में तो बहुत सारे यूजफुल और बहुत सारे इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, राइट। कोलिन होता है वहां पे, विटामिन ई है, विटामिन ए है, बहुत रिच सोर्सेज है उसमें। विटामिन डी भी कुछ मात्रा में होता है। अगर आप उसको फेंक रहे हो मतलब आप बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को फेंक रहे हो, राइट। सो वी हैव टू ईट एग्स विदाउट रिमूविंग इट। And if someone is vegetarian, जी। तो क्या वो सप्लीमेंट करके सब ले सकता है कि वो बहुत हार्मफुल हो जाता है सप्लीमेंट करना? देखिए आइडियली विथ सप्लीमेंटेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज सी जितने भी सप्लीमेंट्स होते थे यार लैब मेड। अब मीट खा रहे हैं ना, वो लैब मेड तो नहीं, हालांकि वो भी अब शुरू हो गया है, कुछ कंपनीज है दे आर ट्राइंग टू मेक लैब मेड मीट, बट आई डोंट नो हाउ इट विल वर्क। और अगेन अगर ऐसा कुछ आएगा तो प्रॉब्लम ही क्रिएट करने वाला है। सो जो नेचुरल सोर्स है, और एग, मीट, दीज आर द मोस्ट नेचुरल सोर्सेस, है ना, क्योंकि उसमें कोई प्रोसेसिंग ही नहीं होती है। द मोमेंट यू जस्ट हैव अ मीट, जस्ट कुक इट, बॉईल इट, फ्राई इट एंड यू ईट। इसमें कहीं भी कोई मशीन्स, कुछ भी टूल्स, कुछ यूज ही नहीं हो रहा है। अदर देन हम जितनी भी चीजें यूज करते हैं उसको एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गेहूं खाते हैं हम, तो ये तो नेचुरल है ना, है ना, हम खेत में उगाते हैं। बट भाई आप गेहूं तो नहीं खा रहे हो ना, आप उस गेहूं को अलग अलग मशीन्स के थ्रू प्रोसेस करके उसका जो फाइनली जो दाना है वो भी आप उसको क्रश करके पाउडर बना के उसको खा रहे हो, उस फ्लोर को खा रहे हो आप। बेसिकली उस फ्लोर को भी प्रोसेस करके फिर रोटी बना रहे हो और उसको फिर खा रहे हो। तो इट गोज थ्रू मल्टीपल लेयर ऑफ प्रोसेस। हाउ कैन वी कॉल इट अ नेचुरल? नेचुरल वही होता है जिसके एज इट इज फॉर्म में आप खा रहे हो। तो जैसे द मोमेंट एक मुर्गी रिलीज करी अंडा, आपने बॉईल किया खा लिया, या उसको ऑमलेट बना के खा लिया, दिस इज द मोस्ट नेचुरल फूड। So if somebody talk me about natural food sources, I always say, eat meat and eggs. These are the most natural food you can have. So coming back, जो आपने वेजिटेरियन लोगों की बात की, वहाँ पे बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है फॉर क्वालिटी फैट एंड प्रोटीन। हालांकि डेयरी प्रोडक्ट है, जैसे कि पनीर है, टू एन एक्सटेंट क्रीम है, चीज है, कर्ड है, दीज आर द सोर्सेज
by which they can fulfill that requirement. Milk is also to an extent लोग ले सकते हैं, बट हालांकि मिल्क से एक कंडीशन होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस, क्योंकि मैंने जैसे कहा कार्बोहाइड्रेट तो मिल्क में भी होता है, दैट इज लैक्टोज, तो वो सब लोग मेटाबोलाइज नहीं कर पाते या उस लेवल पे उसका डाइजेशन नहीं होता है हमारे बॉडी में, तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वो सबके लिए नहीं है, बट वो पॉइंट आप अपनी रिक्वायरमेंट वहां से पूरी कर सकते हो डेयरी प्रोडक्ट से। लेकिन बेस्ट अगर आप कहेंगे तो वो हमारे पास है, वो जो हमारे नॉन वेज सोर्सेज है लाइक चिकन, मीट, एग, सी फूड, ये है। उसके बाद फिर डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हो। बाकी वेजिटेरियंस के पास प्लांट वगैरह में जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो उतने मात्रा में हमारे लिए अवेलेबल ही नहीं है। सो फॉर एग्जांपल हम दाल की बात करें तो पीपल से दाल में प्रोटीन होता है, लेकिन वो जो प्रोटीन है, पहली दो चीज उसमें बड़ी है। एक होता है टेक्निकली उसी की जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उसमें 8 अमाइनो एसिड होते हैं, जबकि जितने भी एनिमल बेस्ड प्रोटीन है उसमें 9 अमाइनो एसिड होते हैं। तो देर इज ऑलवेज 1 अमाइनो एसिड मिसिंग। तो जो पूरा प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है वो एनिमल बेस्ड प्रोटीन से जितना प्रोफाउंडली अच्छे से हो सकता है वो नहीं हो सकता प्लांट बेस्ड प्रोटीन से, क्योंकि आपको दो अलग अलग फूड सोर्सेस मिक्स करने पड़ेंगे, देन ओनली यू कैन फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट। बट उसमें आप एक और चीज देखेंगे कि जो प्लांट के प्रोटीन है वो उसके ऊपर एक लेयर होता है, वी कॉल इट सेल्यूलोज, तो वो हमारे एंजाइम्स उतना प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते जो दूसरे हर्बिवरस एनिमल कर सकते हैं, राइट। तो उसमें से जितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन हमें एक्सट्रैक्ट करना है वो हम कर नहीं पाते। और थर्ड मोस्ट रीजन कि जितने भी दाल, लेंटिल्स, पल्सेस हम खा रहे हैं उसमें 50% अमाउंट ही प्रोटीन है, 50-60% उसमें कार्बोहाइड्रेट है। और उसमें भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, वी कॉल इट ओलिगोसैकेराइड्स, राइट। तो वो बॉडी में फ्यूम क्रिएट करता है, तो इट गिव्स यू ब्लोटिंग, गैस, वो एक फ्यूम बनता है उसके डाइजेशन प्रोसेस के दौरान गट में, जिससे बहुत बार लोगों को गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाता है, तो हेल्दी नहीं है। सो अगर प्रोटीन की बात होगी तो सिंपल है, इधर इट मस्ट कम थ्रू एनिमल बेस्ड सोर्सेज, प्लांट बेस्ड प्रोटीन इज नॉट अ गुड सोर्स फॉर ह्यूमन बीइंग। और रही बात सप्लीमेंट्स के थ्रू, तो वो मैंने जैसे कहा मोस्टली दे आर लैब मेड, और उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा बॉडी के लेवल पे वो कभी भी जो नेचुरल फूड सोर्सेज है उसके कंपैरेटिवली अच्छा नहीं हो सकता। बट अगर इफ यू आर टू मच अटैच टू योर बिलीफ और आपको लगता है कि हम वेजिटेरियन ही रहेंगे और वही आपके लिए ऑप्शन है, तो फिर सप्लीमेंटेशन इज बिकम अ नेसेसिटी, फिर आपको कम या ज्यादा वॉट एवर द कंडीशन आपको लेना ही पड़ेगा। जी। नाउ चलो, एक नॉन वेजिटेरियंस आ गए, वेजिटेरियंस आ गए, नाउ व्हाट अबाउट द वीगन्स? क्योंकि अभी वीगन्स वाली चीज़ें इतनी बढ़ रही है, इवन लोग प्रोडक्ट्स भी ऐसे लॉन्च कर रहे हैं टू रिप्लेस दैट थिंग। Okay, that's actually one of the interesting question, and मैं यही कहूँगा पूरा जो वीगन का फिलोसॉफी है ना, इट्स टोटली एब्सर्ड, इट इज नॉट सस्टेनेबल। आई वांट टू गो इन वेरी मच डिटेल। फर्स्टली, जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, जैसे मैंने आपको कहा, वो हमारे लिए एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है। दूसरा, प्लांट के अंदर मेजोरिटी में हम देखते हैं कि कुछ अमाउंट में माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, बट फैट और प्रोटीन की मात्रा, जैसे मैंने कहा, बहुत कम है। सो आपका सर्वाइवल वीगन पे होगा कहाँ? एटलीस्ट जो हम इंडिया में वेजिटेरियन लोग देखते हैं वो एटलीस्ट मिल्क प्रोडक्ट्स तो कंज्यूम करते हैं। वीगन का कहना है कि भाई मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं लेंगे, वी ओनली सर्वाइव ऑन द प्लांट्स। अब प्लांट में उस अमाउंट ऑफ क्वालिटी फैट और प्रोटीन है ही नहीं, और फैट और प्रोटीन हमारे लिए असेंशियल है, मतलब बॉडी कैन नॉट मेक इट इन देयर ओन। असेंशियल का मीनिंग हुआ कि बॉडी खुद नहीं बना सकती, आपको समहाउ बाहर से देना ही पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट खुद, जैसे ग्लूकोज की बात हुई, वो हो सकता है, बट फैट और प्रोटीन नहीं हो सकता। ये हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल सोर्सेज है, चाहिए ही चाहिए टू सर्वाइव। तो अब देखिए, बहुत सारे वीगन लोग एक एज तक बॉडी के वीगनिज्म में अच्छे से जाते हैं, फिर उनके बॉडी का डीकेइंग शुरू हो जाता है, राइट। और मैंने आई थिंक एक किताब है जो सबको पढ़नी चाहिए, उस बुक का नाम द वेजिटेरियन मिथ। एक लैरी किथ नाम की पर्सनालिटी, जिन्होंने ऑलमोस्ट 18 to 20 ईयर्स तक वीगनिज्म फॉलो किया,
और कैसे अपने बॉडी पे अब्यूज़ किया, कितना अनहेल्दी स्टेट में वो चले गए और कितना अपने आप को उन्होंने मतलब जो जो कंडीशंस डेवलप हुई, राइट, अनहेल्दी कंडीशंस, वो सब कुछ उन्होंने उसमें से अच्छे से बताया। एंड फाइनली फ्रॉम वेगनिज्म ट्रांसफॉर्म टू अ कार्निवोर डाइट, जो विच इज कम्प्लीटली एन एनिमल बेस्ड डाइट। तो पूरी जर्नी उन्होंने 20 साल की बताई है, फ्रॉम एक्सट्रीमली अनहेल्दी टू बिकम द मोस्ट हेल्दियर वन, राइट। वेगनिज्म सस्टेनेबल नहीं है, इट्स अ प्रोपेगेंडा। यूएस वगैरह में कुछ इंस्टीट्यूशन है जो प्रमोट करना चाहती है वेगनिज्म को बाय सेइंग कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ये एनिमल क्रूएलिटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है बेटा। बट हाँ, राइट, आई नो, आपने नाम बता दिया। देखिए, ये एनिमल क्रूएलिटी तो अगर आप एग्रीकल्चर को थोड़ा भी स्टडी कर लेंगे ना, तो आप समझ जाएंगे कि जितने भी स्मॉल स्पीसीज है, बीट रैबिट और वर्म्स और इवन कुछ ऐसे स्पीसीज भी है जो हम शायद हमारी आंखों से, आई साइट से क्लियरली ना देख सकते हुए, ये सब मिलियंस ऑफ मिलियन में किलिंग होता है इन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर। यस, सो क्या ये एनिमल क्रूएलिटी नहीं है? हम जब एक लार्ज एनिमल की किलिंग करते हैं, और हम जब किलिंग करते हैं तो एक सिंगल एनिमल किलिंग होती है। हम इन द सेंस कि जो भी लोग ऑमनिवरस है या कार्निवोरस है और जो एनिमल प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो रिलेटिव मैनर में आप देखोगे तो ज्यादा लेसर एविल है, बिकॉज उनकी कंपैरेटिवली जो एग्रीकल्चर प्रोसेस में जो हो रहा है, इट्स मच बिगर देन दैट। बट देखिए, पार्ट ऑफ नेचर है। अब नेचर साइकिल में आप अपने राइट और रॉन्ग के कॉन्सेप्ट ले आएंगे। अब जैसे काव है, तो काव का जो पूरा एनाटॉमी है, पूरा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इज डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन। टाइगर का जो एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है इज मोर रेजोनेट विद द ह्यूमन, राइट। तो हम लोग, हमारा जो पूरा गट सिस्टम है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो इतना ब्रॉड नहीं है। और हमारा जो एनर्जी सोर्स है वो फूड मॉलिक्यूल से आता है, जबकि काव में इट्स अ डिफरेंट, काव का 4 चैम्बर्ड स्टमक होता है। और वो जो एनर्जी सोर्स है वो उनके प्रोबायोटिक से आता है। अगर आप काव की पूरी स्टडी करोगे डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो उनका एनर्जी मॉलिक्यूल इज डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। सो ये कह देना कि जो गाय खा सकते है वही ह्यूमन खा सकता है, इट इज नॉट दैट इजी। आपको उनका मेटाबॉलिज्म समझना पड़ेगा, और नेचर साइकिल को आप स्टडी करोगे, विल इजीली अंडरस्टैंड कि एक जो जान है, जीव है, वो दूसरे जीव को, दैट इज हाउ इट फंक्शंस, राइट। उसमें आप सही गलत का कॉन्सेप्ट नहीं ला सकते। विगनिज्म सस्टेनेबल नहीं है, विगनिज्म बहुत ही एब्सर्ड है। विगनिज्म आया ही इसीलिए है। अब अगर मैं आपको बताऊं, विगनिज्म के जो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, आप देखिए कि उनको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, तो यू विल फाइंड देयर आर मेजर फार्मा एंड फूड कंपनीज जो स्पॉन्सर करती है वीगन कॉन्सर्ट्स को या कॉन्फ्रेंसेस को। तो उनके भी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं उसमें, राइट, समझ रहे। और किसी को अगर बहुत ज्यादा ये है, तो मैं कहता हूँ आप खुद 1-2 साल ट्राई करके देख लीजिए, देखिए आप खुद क्या फील करते हो। यू विल लूज योर एनर्जी, यू विल हैव मूड स्विंग्स, यू विल ऑलवेज, योर प्रोडक्टिविटी विल रिड्यूस, एंड यू विल नेवर फील हेल्दी इनसाइड, राइट। सो सस्टेनेबल नहीं है, हमारी बॉडीली रिक्वायरमेंट को कभी फुलफिल नहीं कर सकता जी। एंड अभी लेट्स से अभी बहुत सारा ऐसे डाइट में, जैसे एक इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया, लोग फास्टिंग पे थोड़ा थोड़ा जा रहे हैं। जी जैसे कि वो लोग दिन के टाइम में खाना कंज्यूम करते हैं, एंड आफ्टर 7 या आफ्टर 6 दे आर लाइक कि वी डोंट वांट टू ईट एट नाइट। जी। सो क्या रात को नहीं खाने से या रात को खाने से रियली वो आपका फैट इंक्रीज करता है? देखिए, ये एक लेवल पे ये बात सही है, बट अगेन जो सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप रात को या दिन में खा क्या रहे हो। सो द फूड विल डिसाइड फर्स्ट। लेकिन ये बात भी इतनी ही सही है कि आप किस टाइम पे खा रहे हो, वो डिसाइड होता है कि आपका ओवरऑल उसका मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। एक टर्म होता है सर्कैडियन रिदम। सो आवर बॉडी वर्क्स अकॉर्डिंग टू द सन क्लॉक। सो यूजुअली ये देखा गया है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ज्यादा एक्टिव होता है इन द डे टाइम, एंड रिलेटिवली थ्रू द टाइम ऑफ सनसेट वो अपने आप को रिड्यूस होता है। अब ये कैसे हुआ है?
तो अब देखिए, जब हम हजारों लाखों साल तक जंगलों में रहे हैं, तो हम जब भी हंटिंग के लिए निकलते थे वो डे टाइम होता था, और फिर हम लोग जैसे ही अंधेरा होता था हम हमारे केव्स में, गुफाओं में वापस आ जाते थे। हमने रात को हंटिंग नहीं की है। तो वो जो लाखों सालों की प्रैक्टिस है कि दिन में शिकार होगा, खाएंगे और फिर रात को आके गुफा में सो जाएंगे, उससे हमारा पूरा एक डीएनए का जो एक इंफॉर्मेशन होती है वो रेडी हुई है इतने लाखों सालों के अंदर। अब हम अगर रात को खाएंगे तो उसका जो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म है, कंपैरेटिवली वो डे टाइम से स्लो होगा। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, इवन आप कभी कभार मान लो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम लोग ऑफिस आवर्स हमारे अगर 7:38 को ख़त्म हो रहे, घर जाएंगे या कुक करेंगे या ऑलरेडी कोई और बना रहा है, तब भी 9 साढ़े 9 हो जाता है। तो अगर 9 साढ़े 9 को जाके आप हेल्दी फूड सोर्स खा रहे हो, वो कई बेटर है कि आप 6 बजे फिर कुछ भी उल्टा सुल्टा खा लो। तो आप गलत खाना दोपहर में भी खाओगे, आप 4-5 बजे खाओगे, वो आपके लिए गलत ही रहेगा कंपेयर टू सही खाना आप थोड़ा लेट भी खा लोगे। राइट। तो इम्पोर्टेंट है पहले सही चीज, एंड देन कम्स की टाइमिंग। हाँ, ऑफ कोर्स ये सही है कि 7 बजे पहले खा लो, वुड बी मोर एब्जॉर्ब, जैसे मैंने कहा, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म वुड बी मच बेटर। एक ये तो अब सबका क्वेश्चन होगा कि हाउ कैन वी बी स्टे फिट और हम लोग साथ में इंडियन स्ट्रीट फूड या ऐसे कुछ थोड़ा थोड़ा कहीं से एंड वो भी एंजॉय करें, एंड लाइक सब कुछ ही कट ऑफ ना हो जाए ऐसा। देखिए, ये कैसा होता है कि जब यू आर एडिक्टेड टू समथिंग ना, तो हमारे अंदर एक होता है कि भाई, एक होता है ना फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर भाई ये हमसे छूट जाएगा तो हम रह नहीं पाएंगे या हमारे साथ कुछ बुरा होगा। ये कुछ एडिक्शन के साइन होते हैं, राइट। सो आप अल्कोहलिक पर्सन को पूछोगे तो वो बोलेगा भाई बुरा तो है पर मैं एक साथ बंद नहीं करूंगा, थोड़ा धीरे धीरे करके कम करूंगा। और वो कहीं ना कहीं एक सही अप्रोच भी है, क्योंकि एडिक्शन एक झटके में छूटता नहीं, या तो फिर उसके विड्रॉल सिम्टम्स वगैरह दिखते हैं। तो हमें क्या लगता है कि जो गलत चीजें हैं ना, ये बिल्कुल मेरे जीवन से चली जाएगी तो मेरी लाइफ में कुछ बचेगा नहीं, तो मुझे कभी कभार चाहिए। तो मैं भी एज अ हेल्थ कोच सोचता हूँ, हाँ ठीक है भाई, 10-15 दिन में कभी कभार खा लो। क्या वो हेल्दी है या क्या वो खाना चाहिए? तो आंसर इज नो। बट अगर आप उस सोच में भी आ रहे हो कि मैं जो एवरीडे अपने बॉडी को अब्यूज कर रहा हूँ उसकी जगह 15 दिन में एक बार करूंगा, तो वो मैनेजेबल है और वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड भी है। क्योंकि अब एक एडिक्शन से आपको अगर मुझे दूर ही करना है तो मैं बोलूंगा अब आप कभी नहीं छू सकते, तो शायद आप डर जाओगे। तो उससे बेटर है कि मैं बोलूंगा ठीक है, 10-15 दिन में एक आध बार कुछ बाहर का मन कर रहा है तो खा लीजिए, अदरवाइज तो आपके लिए कहीं भी हेल्दी नहीं। देखिए, फॉर अ कैमल चॉइस नहीं होती ना। ऐसे तो कैमल को नहीं होता कि आज मैं ये नीम के पत्ते खा खा के थक गया हूँ तो एक काम करता हूँ, कल जाके बर्गर खा के आता हूँ, है ना। अपने सेठ को ये नहीं बताएगा सर आज बर्गर खिलाओ, कितनी बार नीम के पत्ते ही खिलाओगे। जो फूड नेचर में, जिसका जो फूड है उसको वहीं पे रहना चाहिए। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है या हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, इट इज मोर प्रोन टुवर्ड कार्निवरस डाइट। वी आर हिस्टोरिकली, या आप हंटर गैदरिंग पीरियड से अब तक देखिए तो हमने मेनली सिर्फ कार्निवरस फूड सोर्सेस ही खाए हैं, और हमारी जो पूरी डिज़ाइन है हमारे बॉडी का, गट का, या हमारे सेल्यूलर लेवल की जो पूरी सिस्टम है, वो ज़्यादा प्रोन है टुवर्ड कार्निवरस। तो ये हमें ये फैक्ट माननी पड़ेंगी। अब इसके बीच में आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, या आपकी कोई और सेंटिमेंट्स है, या आपको किसी ने और पहले कुछ सिखाया है। हमारे यहाँ तो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट साइंस है ना, जैसे कि आयुर्वेदा एक साइंस है और वो अपनी एक अलग फिलोसॉफी है, राइट। एक होम्योपैथिक अलग प्रैक्टिसेस होती है। देन देर आर एक हर्बल का अपना एक मार्केट होता है। सबके अपने बिलीफ्स है, और मैं किसी को बिल्कुल ही नल एंड वॉइड नहीं करना चाहता। हो सकता है उसके अपने कुछ प्लस माइनस बेनिफिट हो, पर किसी को बड़ा क्लेम नहीं करना चाहिए। मुझे वो बड़ा बुरा लगता है जाके कोई हर्बल प्रोडक्ट लेके आ जाता है, या कोई आयुर्वेदिक पाउडर या एनी टैबलेट लेके आ जाता है, इससे कैंसर ठीक हो जाता है, इससे ये हो जाता है। उसके पीछे आपका कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं। आज जो भी हमने आज पॉडकास्ट पर डिस्कस किया, हर चीज रेड मीट हेल्दी होना या रेड मीट के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अदर प्लांट, ये सबके पीछे रिसर्च है, सबके पीछे एक साइंटिफिक बैकिंग है।
ये हालांकि मैं अब बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, या जो भी मैंने प्रैक्टिस की है 2.5-3 साल में मेरे क्लाइंट्स के साथ, उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। लेकिन उसको अगर आपको खुद दिलचस्पी है तो आप स्टडी कर सकते हो। बहुत बार लोग मार्केट में ऐसी चीजें बातें करते हैं जिसका कोई साइंटिफिकली कोई अपना सस्टेनेबिलिटी नहीं है, बस वो कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज आपने भी सुनी होगी कि भाई सुबह उठ के गर्म पानी में शहद और नींबू डाल के पी लो। अब इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बट बस वही है, मैंने आपको बोला, आपने 4 लोगों को बोला, उन 4 ने और 40 को बोला, और वो एक पैटर्न बन गया, एक बिलीफ सिस्टम बन गया। अब उसके पीछे का क्या है फैक्ट, कोई नहीं जानता, राइट। तो ऐसी चीजों से बचना है, हमें पता होना चाहिए कि ये चीज, क्योंकि आज जिस मॉडर्न वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, एवरीथिंग इज ड्रिवन थ्रू साइंस। देर इज अ साइंटिफिक कॉज एंड इफेक्ट थियरी होता है, हर चीज के पीछे एक रीजन है कि क्यों ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, क्यों करना नहीं करना, वो मान के हमें चलना है, राइट। सो अगेन कमिंग बैक टू व्हाट यू आस्क कि हमें कुछ दिन खाना है, हाँ यस, 10-15 दिन में एक बार एंजॉय कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वापस भी आना होता है। लोग क्या करते हैं, फिर एक दिन एंजॉय करते हैं, फिर दूसरा तीसरा, फिर वो पूरा छूट जाता है, क्योंकि आपको मान के चलिए जितने भी ये जंक फूड है या कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड है, दे आर एडिक्टिव इन नेचर। इनफैक्ट एक स्टडी तो ये कहती है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर 8 times मोर एडिक्टिव देन कोकेन, ओह। राइट। तो अंडरस्टैंड, आपके लिए आपकी रोटी छोड़ना ड्रग्स छोड़ने जितना मुश्किल काम है, ओह। राइट। और इसीलिए जब इतने सारे जो एक्सक्यूज आते हैं ना, वो इसीलिए आते हैं बिकॉज दैट इज एडिक्टिव। तो कोई भी चीज जब आपसे नहीं छूट रही है ना, तो आप उसको रादर देन एक्सेप्टिंग द फैक्ट, आप उसको काउंटर करोगे। तो अब देखिए, बहुत सारे लोग काफी कभी बार अल्कोहल के फायदे भी गिना देते हैं, अरे इससे तो किडनियाँ अच्छी हो जाती है, किडनियाँ क्लीन हो जाती है। वैसा कोई साइंस नहीं है, बट क्योंकि उनके अंदर वो जो एडिक्शन है उसको वैलिडेट करने के लिए वो ऐसी बातें करते हैं, रीजंस राइट। तो ऐसा नहीं है ना, चीजें जो सही है अकॉर्डिंग टू द साइंस वो हमें करनी है। फिर उसके लिए हम हमारे टेस्ट बड के लिए, एडिक्शन के लिए उसको गलत तरीके से जस्टिफाई करें, वो सही नहीं है। व्हाट्स योर रेगुलर डाइट? आप क्या कंज्यूम करते हो खाने? सी, मेरा जो पैटर्न है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी ऑन द पॉडकास्ट, कि देर आर सम डेज वेयर आई कंप्लीटली डोंट फॉलो एनी डाइट, देर इज नो रूल फॉर ईटिंग, बट देर आर सम डेज, लेकिन इट इज फॉर मी, इट इज, आई कॉल इट अ चीट वैकेशन, है ना। चीट डे नहीं होता है, इट्स अ वैकेशन वेर यू एंजॉय फुली विदाउट एनी रिग्रेट। हालांकि एडवाइजेबल नहीं है, ये मेरी अपनी लिमिटेशन है, आप कह सकते हो मेरी अपनी कमजोरी है कि मुझे वो वैकेशन चाहिए। सो आई एम डोंट फील शाय अबाउट इट, आई एक्सेप्ट इट कि मैं ये कभी करता हूँ। बट वेन इट कम्स टू द डेज वेर यू बी ऑन द प्रॉपर फूड एंड लाइफ स्टाइल, आई डोंट वॉन्ट टू कॉल इट डाइट, आई कैन कॉल इट द गुड लाइफ स्टाइल, and even I call it a term perfect healthy diet. I call it PhD, right? So that is also there, right? We also call it perfect human diet also, right? We call it that way also. So it's a lifestyle basically, है ना। आपको सही मोस्ट ऑफ द डेज सही फूड सोर्सेज पे रहना है। अब सही में क्या आता है, सो आपको फैट और प्रोटीन को प्रीडोमिनेंटली अपने डाइट में इंक्लूड करना है। अब एक चीज इसमें और बता दूं कि आपको जो जनरल पैटर्न होती है ना, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये तब वैलिड है जहीं कहीं ना कहीं आप अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को इनकॉर्पोरेट करते हो। अगर आप सिर्फ फैट और प्रोटीन कंज्यूम करते हो तो आपको ये वाला प्रोटोकॉल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको जब भूख लगती है तब आप खाइए। इट शुड नॉट बी लाइक कि 9-10 बज गए तो ब्रेकफास्ट कर लो। जैसे मेरे रूटीन में मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ। सो जैसे पुरानी एक थी ना, ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग और डिनर लाइक अ बेगर, तो मैं तो शुरुआत ही बेगर के जैसे करता हूँ, है ना। कि मैं ब्रेकफास्ट मोस्ट ऑफ द डेज इन व्हेन आई एम ऑन डाइट या ऑन अ प्रॉपर लाइफस्टाइल, जो भी आप कहो, आई डोंट डू ब्रेकफास्ट। सी, मैं अपना फर्स्ट मील लेता हूँ अराउंड 1 or 2 PM व्हेन आई फील हंग्री। हमारे बॉडी में 2 हार्मोन होते हैं, वन इज कॉल्ड लेप्टिन एंड ग्रेलिन। एक होता है सटाइटी हार्मोन, एक होता है हंगर हार्मोन। हमें भूख लगती है, वो भी बॉडी सिग्नल देती है, भूख पूरी हो जाती है, वो भी बॉडी सिग्नल देती है। उसको हमें सुनना होता है, उसको हमें समझना होता है। प्रॉब्लम विथ कार्ब्स ईटर ये है कि ये जो दोनों हार्मोन है ना, वो
फंक्शन ही नहीं करते प्रॉपर, उसमें एक तरीके से रेजिस्टेंस आ जाता है, या तो ये कह लो कि वो बाईपास हो जाता है ना। तो हमें, जैसे आप मूवी देख रहे हो, आप एक पूरा टब भर के पॉपकॉर्न खा जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता कि यार भूख थी नहीं थी, क्योंकि वो बॉडी वो सिग्नलिंग नहीं दे रहा है प्रॉपर। राइट। उसी टब में मैं आपको 1 kg मीट रख दूंगा तो आप नहीं खा पाओगे ही, या तो 1 kg पनीर रख दूंगा, आप नहीं खा पाओगे, बिकॉज बॉडी विल सिग्नल इट क्लियरली कि नाउ यू आर सेटिस्फाइड, यू आर लाइक आपकी हंगर अब नहीं है। तो दैट इज हाउ वी शुड ईट। और जैसे मैंने आपने पूछा, मेरा मेनली फैट एंड प्रोटीन बेस्ड डाइट होता है। लंच इज मोर अबाउट एग्स, चिकन, मीट, these are the stuff I eat. And evening में around 7-8 I take second meal. Sometimes ऐसा भी होता है, there are so many days जहाँ मैं सिर्फ एक ही मील लेता हूँ, we call it OMAD, 1 meal a day. आपको 24 hours में सिर्फ एक बार खाना है, बट that is the loaded meal of the day, क्योंकि आप एक ही बार खा रहे हो तो you will have lot of protein. फैट और प्रोटीन को आपको हमेशा कॉम्बिनेशन में खाना है और सेम रेशियो में खाना है। फॉर इंस्टेंस कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की है, राइट, तो मुझे 100 ग्राम फैट खाना है, बहुत सिंपल है। और वो नेचर से आप देखने जाओगे तो मैच हो जाता है कि आप एग्स खा रहे हो उसमें इक्वल अमाउंट है। राइट। मान लो आप मीट खा रहे हो तो आपको थोड़ा एड ऑन करना पड़ता है फैट को, तो आप बटर डाल दो, उसको कुक करते वक्त घी डाल दो, तो वो उस रेशियो मैच हो जाता है। बहुत सिंपल है। देखिए, सबको प्रोटीन कितना लेना चाहिए, प्रोटीन का मिनिमम रिक्वायरमेंट तो हमारे सबके पास है, जो हमारी गाइडलाइन कहती है कि 0.8 ग्राम, दैट इज द सर्वाइवल बेयर मिनिमम है, हेल्दी लोगों के लिए नहीं है। 0.8 ग्राम into your weight. 0.8 पर योर बॉडी वेट। हाँ, per your body. सो लेट्स से इफ यू आर 60 kg पर्सन, तो आपका समवेयर अराउंड 50-55 kg के आसपास प्रोटीन की 55 ग्राम की प्रोटीन रिक्वायरमेंट बनती है, राइट। बट ये तो बैर मिनिमम है। मुझे जो लगता है आइडियली अ पर्सन शुड हैव एटलीस्ट 70-80 ग्राम्स, दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन, अगेन इट्स नॉट अ मेडिकल एडवाइस, बट 70-80 ग्राम्स तो होना चाहिए। एंड इफ यू आर मोर मस्कुलर या आपका फिजिकल एक्टिविटी डेली बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको रेज कर सकते हैं। देखिए, सरप्राइजिंगली वी डोंट हैव एनी अपर लिमिट ऑफ द प्रोटीन। आप 1 ग्राम बॉडी वेट भी ले सकते हो, 2 ग्राम भी ले सकते हो, 3 ग्राम भी ले सकते हो, कहीं भी मेडिकल लिटरेचर में अपर लिमिट है ही नहीं। सो इट इज ऑल बेस्ड अपॉन योर फिजिकल रिक्वायरमेंट। अगर आप बहुत ही इंटेंस वेट लिफ्टिंग करते हो, या आप कोई एथलीट हो, या आप कोई स्पोर्ट्स में हो, या आप कोई ऐसा लाइक फार्म बेस्ड एक्टिविटी करते हो जहाँ पे हार्ड कोर लेबरिंग वर्क है, तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, राइट। तो प्रोटीन का मेन काम होता है स्ट्रक्चरल रिपेयर एंड ग्रोथ, ठीक है, या तो मसल्स को प्रिजर्व करना है या ग्रो करना है। और फैट होता है, उसका काम होता है एनर्जी, राइट। और दोनों चाहिए हमें। हमारे जो सेल है ना, हम बोलते हैं हमारी बॉडी प्रोटीन से बनी है, इट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू। प्रोटीन उसको स्ट्रक्चर देता है, पर उस स्ट्रक्चर का जो पैकेजिंग है, जो आउटर लेयर है, वो फैट से बना होता है, ओके। राइट। तो अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है पर उसकी पैकेजिंग ही नहीं हुई है, तो प्रोडक्ट डिलीवर कैसे होगा? सो जितने सेल को प्रोटीन चाहिए, उतने सभी सेल को फैट भी चाहिए, राइट। तो मेरे फूड में यही रहता है मेनली। आप समझ लो एग, चिकन, मटन, समटाइम फिश, मेनली ऑमलेट, बॉइल्ड एग, यही सब फूड नॉनवेज सोर्सेज है। कभी कभी पनीर है, चीज़ है, तो यही सोर्सेज के अकॉर्डिंगली मैनेज करता हूँ। बहुत ज़्यादा मैं प्रिसाइज नहीं हूँ कि इस वक्त मुझे यही खाना है। जो इन सब फूड सोर्सेज में अवेलेबल है उस टाइम पे, वो खा लेते हैं, राइट। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि हंगर के अकॉर्डिंग फूड जाता है, ना कि क्रेविंग्स के अकॉर्डिंग। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ग्लोबली सबके लिए है, वो कि सब लोग क्रेव कर रहे फूड को। फूड इज नॉट, ऐसा नहीं बोलते खाना हमारे लिए मजा नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट ह्यूमन, सबके लिए वो नीड है। सिर्फ हमारे लिए मजा हो गया है, खाने में मजा आया। अरे मजा तो ठीक है, अब इतने टाइम से, सालों से हम मजा ले रहे, तो अब ले लीजिए, उसको स्पाइसेस ऐड करो, पर गलत फूड का आप मजा मत लीजिए। सही फूड को थोड़ा मजेदार बना दो, अपनी तरीके से स्पाइसेस ऐड करो, कुछ चीजें ऐड करो, राइट। तो मैं भी अपने फूड के साथ थोड़ा बहुत प्ले करता हूँ, कुछ और मसाले डाल दिए, कभी रेड ग्रेवी, कभी ग्रीन ग्रेवी, कभी ब्राउन ग्रेवी। यू हैव टू प्ले विद इट, बट यू डोंट हैव टू स्विच टू अ रॉन्ग डाइट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो चीट वेकेशन मीन्स आप कुछ
जंक वगैरह नहीं कंज्यूम कर? I think on that day I do everything and I'm not advising it but that is my personal, मैंने बोला ना सबके अपने वीकनेसेस हो सकते हैं, वो मेरी है कि उस टाइम पे मैं बिल्कुल नो थिंकिंग जोन में होता हूँ और मैं सब कुछ खा लेता हूँ। फिर मेरे अंदर से ये वो रियलाइज आता है कि मयूर दिस इज इनफ नाउ, नाउ गो बैक टू द डेज वेर यू आर एक्सट्रीमली डिसिप्लिन एंड देन फिर द मोमेंट आई डिसाइड फिर मैं उसी ऊपर स्टिक टू करता हूँ। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज अ सिंपल बैलेंस्ड रेगुलर डाइट? ओके देखिए, देर इज नथिंग कॉल्ड बैलेंस्ड। बैलेंस वर्ड अपने आप में न्यूट्रिशनल साइंस में बहुत बुरा है ना। बैलेंस है, कुछ लोग मॉडरेशन वर्ड भी यूज करते हैं। देखिए मैं आपको ये कहूँ कि कोई चीज किसी का किल करना, किलिंग इज बैड और गुड? व्हाट व्हाट वुड योर आंसर? किसी को मार देना अच्छा है या बुरा है? बुरा है। बुरा है। सो इट इज आइदर अच्छा है या बुरा है। आप ये तो नहीं कहोगे ना आधा मारना अच्छा है आधा मारना नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मैं भी हो सकता है मेरा जो एनालॉजी है बड़ा वेग वियर्ड लगे आपको, बट द पॉइंट विच आई ट्राई टू कन्वे इज कि न्यूट्रिशनल साइंस में जो फूड सोर्सेज ह्यूमन के लिए गलत है वो गलत ही है, जो सही है वो सही है। तो बैलेंस में हम लोग क्या बात करते हैं, जो बैलेंस वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है कि अब थोड़े थोड़े कार्ब्स लेना शुरू करो, उसको इनकॉर्पोरेट करो। तो थोड़ा फैट, आप देखिए बैलेंस डाइट में आता क्या है, घर का खाना। घर के अंदर खाना क्या होता है, तो 2 रोटी, दाल, सब्जी, जंक फूड नहीं खाना है। इसे बैलेंस डाइट जब हम बोलते तो बोलते क्या, आप बताइए बैलेंस का मीनिंग क्या होता है? मतलब उसमें सारे प्रोटीन जो भी हमको बॉडी को नीडेड है वो सब एक थाली में हो हमारे। वैसे तो मैं वही कह रहा हूँ, उसमें आप थाली को देखेंगे या हमारा जो रूटीन फूड देखेंगे वो कहीं से भी बैलेंस नहीं है, वो कार्ब लोडेड है। आप हमारे घर की जो थाली होती है उसको आप स्टडी करोगे और उसको फैट प्रोटीन के रेशियो से चेक करोगे तो उसमें आपको हमेशा 70-80% कार्बोहाइड्रेट ही मिलेगा। वो कैसे बैलेंस है? वो तो प्री डोमिनेटेड है कार्बोहाइड्रेट से। राइट। और दूसरी बात, जैसे हमने पूरे आज सेशन में बात किया कि कार्बोहाइड्रेट्स कहीं ना कहीं हमारे लिए सही नहीं है, तो आपको उसको हटा के ही फिर ही बैलेंस करना है। आप उसको इनकॉर्पोरेट करके किसी भी चीज को बैलेंस करने की, देखिए बैलेंस का मीनिंग ही लोगों का ये जो टर्म है ना वही आई है कि आप गलत को भी थोड़ा एडजस्ट करो ना। जैसे नहीं हो एक टॉक्सिक रिलेशन में हो तो आपको कोई बोलेगा यार थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है। अरे भाई, इधर आप एग्जिट ले लो या तो फिर आप खुशी खुशी रहो, उसके बीच का कुछ नहीं होता। वही न्यूट्रिशनल साइंस में होना चाहिए कि इधर यू कंप्लीटली अवॉइड इट। अगर जब आप कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करते हो तो आपको बैलेंस कुछ नहीं करना है, बॉडी अपने आप सब बैलेंस कर देगा। बॉडी आपको बताएगा कि अभी भूख लगी है भैया, खाना है, अभी हो गया, बस नहीं खाना है, अभी मैं फास्टेड स्टेट में हूँ। राइट। इन बिटवीन आपने मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में भी कुछ पूछा था, आई विल ऑल्सो से अबाउट दिस। देखिए वो बुरा नहीं है, बट अगेन वो इसी चीज से लिंक है कि जब आप फास्टेड स्टेट में हो तब तो आप कुछ नहीं खा रहे, पर जब फेडेड स्टेट में, जब आप खा रहे हो तब आप क्या खा रहे हो, दैट डिटरमाइन कि आपका जो फास्टेड स्टेट है वो कैसा होगा। कहने का मतलब कि आप जैसे हमारे यहाँ एक उपवास का चलन है, राइट, इंडिया में लोग फास्टिंग करते हैं। हो सकता है वो रिलीजियस रीजन से कर रहे हो या कोई और रीजन से, हेल्थ रीजन से, वो बुरी चीज नहीं है। बट आप पूरा फास्टिंग करने के बाद उसको साबूदाना की खिचड़ी से अगर उस उपवास को या फास्टिंग को आप छोड़ रहे हो तो आपकी बॉडी के लिए वो बहुत बुरा है, क्योंकि आपने इतने टाइम तक बॉडी को फास्टेस्ट स्टेट में रखा। मींस बॉडी जो आपका स्टोर एनर्जी है, स्टोर फैट है, वो कंज्यूम करेगा। लेकिन अब वो एक डिमांड कर रहा है फ्रॉम आउटसाइड कि भाई मुझे फूड चाहिए, तब आप उसको सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी सोर्स दे दोगे, वो भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड, राइट, लैब मेड। ये जो साबूदाना या ये सब क्या होता है, लैब मेड फूड्स है, राइट, जीएमओ है, राइट। अब वो आप डाल रहे हो और आप कह रहे हो उसको, बहुत सारे लोग तो उपवास में उसको इवन फास्टिंग में भी यूज करते हैं, राइट। दीज आर नॉट हेल्दी सोर्सेस, राइट। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप फास्टिंग करिए, इंटरमिनेंट करना है तो करिए, बट द मोमेंट यू ईट द प्रॉपर फूड, राइट। और जब आप प्रॉपर फूड खाते हैं, विच आई कॉल इट PhD, द परफेक्ट ह्यूमन डाइट, तो ऑटोमेटिकली बॉडी फास्टेड स्टेट मेंटेन करती है, क्योंकि आपको 8-10 घंटे तक भूख ही नहीं लगती। एक बार आप जब खा लेते हो सो आपके दूसरे मील के बीच में आपको भूख नहीं लगती, आपके क्रेविंग्स आर बिल्कुल जीरो हो जाता है।
बहुत बार जैसे मैंने कहा ना, आई टेक ओमैड 1 मील अ डे। तो अभी मैं अगर 1 बजे खाया हूँ दोपहर में, तो सीधा मैं दूसरे दिन 1-2 बजे खाऊंगा, एंड आई डोंट हैव एनी एनर्जी क्रैश, एनी हंगर व्हाटसोएवर, राइट? तो मेरा ऑटोमेटिकली फास्टिंग हो ही गया। राइट। आई डोंट हैव टू पर्पसली डू इट, इट हैपनिंग नेचुरली। जब आप कार्ब्स खाते हो ना, तो आपको पर्पसली करना पड़ता है, अपने आप को रोकना पड़ता है। आप बार बार घड़ी देखते हो, अरे यार 8 घंटे में अभी 1 घंटा बाकी है, 2 घंटे बाकी, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ क्रेविंग्स नाउ। या सो इफ यू आर हैव एनी क्रेविंग, सिंपल, यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। ये आपको बहुत याद का, अगर मैं कट टू शॉर्ट बताऊं, अगर आपको कांस्टेंट क्रेविंग आ रहा है, तो आप रॉन्ग डाइट पे हो। हाँ, मन कर जाना कि रास्ते में गए थे और कहीं देखा गोलगप्पे है या कुछ है, वो एक ब्रेन के लेवल पे है, जो हमने इतने साल से एक पैटर्न बना है। पर उससे कंटिन्यूअसली आपको भूख लग रही है, तो फिर आपकी सेल्यूलर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई है, इसीलिए वो हो रहा है, राइट? जस्ट अ क्विक थिंग, जी। अगर कार्ब्स नहीं तो हम किस चीज से रिप्लेस करें हमारे डाइट? कार्ब्स नहीं तो फैट और प्रोटीन से आप डेयरी प्रोडक्ट यूज करिए। आप कार्ब्स में भी जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स है, दे आर फाइन। अगर मैं आपको पूरा लिस्टिंग दूं तो सिंपल है, आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह कंज्यूम कर सकते हो, उसमें रिलेटिवली बहुत कम कार्ब्स होते हैं। आप डेयरी प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, उस इंक्लूडिंग मिल्क, बट मिल्क में जैसे मैंने कहा कि आपको देखना पड़ेगा कि आप खुद लैक्टोज इंटॉलरेंस हो या नहीं, राइट? फिर आते हैं एनिमल बेस्ड जो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, उसमें सभी अच्छे हैं और दे आर द बेस्ट सोर्सेज अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो। बस उसे आपको कंज्यूम करना है अपने हिसाब से कुक करके, राइट? ये जो हमने पैटर्न है ना, कि जैसे बहुत सारे आपने कोचिज को या न्यूट्रिशनिस्ट को सुना होगा, दिन में 5-6 बार खाइए, छोटे छोटे मील लीजिए, ये सब कुछ रेलेवेंट होता है जब आप कार्ब्स खाते हो। जब आप कार्ब्स को हटा देते हो, ये सब चीज़ें इररेलेवेंट बन जाती है। सो कार्ब्स को हटा दिया तो सिंपल है, फैट और प्रोटीन वाली चीजें आपको जब भी भूख लगे तब खानी है, भूख खत्म हो जाए रुक जाना है। बहुत सिंपल है सर, उसमें आपको कहीं भी कोई क्लियर मैथमेटिक्स लगाना नहीं है। जितने भी फैट और प्रोटीन के सोर्सेज हैं वो आप ले सकते हो। आप ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, आप एग, मटन, चिकन, फिश, सी फूड, ओ ये सब लीजिए। आप डेयरी में बटर मिल्क, क्रीम, यू नो, पनीर, चीज़, ये सब खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, राइट? कभी कभी ओकेजनली फ्रूट्स ले लीजिए। मेनली जो दूर करना है वो है जितने भी हमारे ये फ्लोर बेस्ड प्रोडक्ट है, ग्रेन बेस्ड प्रोडक्ट है, उसको बिल्कुल दूर कर देना है, क्योंकि ये ज़्यादा कार्ब लोडेड है। जी। सो हेडिंग टुवर्ड्स एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन हमारा, जी। व्हाट कैन बी दैट वन एडवाइस जो जिसको अभी अपनी वेट रिड्यूसिंग या वेट गेनिंग वाली जर्नी स्टार्ट करनी है, और व्हाट मिस्टेक्स दैट दे कैन अवॉइड? सी, सबसे बेस्ट एडवाइस तो मैं यही दे सकता हूँ कि सबसे पहले आप अपने फूड पैटर्न में ऑयल को कम कर दीजिए। क्योंकि हमने बहुत सारा कार्ब्स के बारे में बात किया आज के सेशन में कि कार्ब्स हमारे लिए बुरे हैं, या उसको लिमिट करो या उसको एलिमिनेट कर दो कंप्लीटली। ऑयल पे हमने इतनी बात नहीं की, पर ऑयल से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। वो अक्यूट टू सीवियर लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, और वो बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट कर सकता है। सो कार्बोहाइड्रेट अपने आप में बुरा है, वो आपको फैटनिंग है, वो आपको ओवरवेट कर सकता है, सब कुछ है। लेकिन अगर सबसे पहली चीज मैं एडवाइस करूंगा तो मैं ये है कि आप ऑयल कंज्यूम करना बिल्कुल कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। उसमें भी जितने भी ऑयल आज हम रूटीनली घरों में यूज कर रहे हैं, राइट, ज़्यादातर से कपासिया तेल है, सिंग तेल है, या राइस ब्रान है, या सनफ्लावर ऑयल है, ये सब हमारे लिए कहीं से भी हेल्दी नहीं है। तो उसको इमीडिएटली, जो लोग है ना, हमारे इंडिया में एक पैटर्न रहा है कि 15 लीटर की बॉटल है, या जो बड़ी बड़ी जो उसके हाथे जारो एक साथ स्टोर कर लेते, ये सब हेल्दी नहीं है। उसकी जगह पे आप घी, बटर को, और अगर आप एनिमल या नॉन वेजिटेरियन हो तो टैलो या लाड, ऐसी चीज़ों से भी कुकिंग कर सकते हो एज एन एडिबल ऑयल। दे आर वेरी हेल्दी सोर्सेस। तो ये एक चीज़ है जो मैं चाहूँगा सब लोग शुरुआत करें, वहाँ से आपकी हेल्थ जर्नी की बहुत बड़ी शुरुआत हो जाएगी। जी। सो ऑयल्स एक पार्ट हो गया, कार्ब्स एक हमने यस। कर सो ये दोनों चीज़ें हैं। फिर देखिए छोटी छोटी और चीज़ें रहती है, एक्सरसाइजिंग जैसे हमने बात की कि उसको लाइफ में होना चाहिए एटलीस्ट। एक्सरसाइज नॉट फॉर वेट लॉस और फैट लॉस, या but just to be fit, just to keep your joint ligaments healthy, just to have preserve your muscles, gaining your muscle, right?
क्योंकि जितना आपके मसल्स ज़्यादा होंगे उतनी आपकी लॉन्जिटिविटी होगी आपका, और आप यंग दिखोगे ना। सबसे अच्छी बात ये होती है, इफ यू हैव अ गुड मसल यू लुक मोर यंग। इवन आप 40s 50s में भी आप रिलेटिवली वो काम कर सकते हो जो शायद आज के दिन में 20s में भी नहीं होता। तो आपने कभी देखा होगा कि 50 साल का बंदा भी स्टेयर्स में जा रहा है जबकि 20 22 साल का लड़का लिफ्ट ले रहा है, राइट। तो ये हो सकता है पॉसिबल जब आपके पास अच्छे अमाउंट ऑफ मसल हो। अगर आप बहुत सार्कोपेनिक हो, मसल नहीं है, वहां पे सब चीजें करने जाओगे तो फिर पेन और अलग अलग कंडीशंस डेवलप होगी, राइट। तो एक्सरसाइजिंग का रोल है, एक होता है पार्ट जिसको हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कहते हैं, बहुत ज़रूरी है। सो दो तरीके के मेनली स्ट्रेस देखा जाता है, एक साइकोलॉजिकल होता है, एक होता है फिजिकल। फिजिकल में आप अगर ओवरडू करते हो और एग्जॉस्टेड हो वर्क करके, एक्सरसाइजिंग से या फिजिकल एक्टिविटी से, तो एक स्ट्रेस आता है बॉडी पे। हालांकि वो आज के दिन में बहुत कम देखा जाता है शहरों में कि लोगों का फिजिकल स्ट्रेस ज़्यादा है। ज़्यादा स्ट्रेस साइकोलॉजिकल या इमोशनल होता है, राइट। तो मैं एक हैक बताता हूँ सबको कि बहुत ज़्यादा जब ओवर थिंकिंग हो रही है या स्ट्रेसर क्रिएट हो रहा है, तो जस्ट स्टार्ट वॉकिंग या स्टार्ट रनिंग इमीडिएटली। देखो बॉडी का मैकेनिज्म सिंपल है, या तो ब्रेन एक्टिव रहेगा या बॉडी एक्टिव रहेगी। तो द मोमेंट यू स्टार्ट रनिंग और वॉकिंग, ऑटोमेटिकली आपका जो थॉट है वो थोड़ा कंट्रोल हो जाता है, राइट। सो हमारे पास दो अलग अलग नर्वस सिस्टम होते हैं, सिंथेटिक या पैरासिम्पैथिक। तो वो दोनों में यही होता है कि इधर और में काम होता है ज़्यादातर, नॉट एब्सोल्यूट वे में। तो द मोमेंट यू रन वॉक या डू एनी फिजिकल, बेस्ट होता है आप जाके वेट लिफ्टिंग करो, आपका स्ट्रेस बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। और जो लोग रेगुलर जिम गोअर्स हैं उनको पता होगा कि इट वर्क लाइक वंडर, राइट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, वो भी है। बस यही 3 4 चीज़ें अगर आप अच्छे से करते हो, और लाइफ स्टाइल इज रियली गुड, राइट। eliminating carbs, eliminating seed oils, doing regular exercise. Regular means अगर वीक में आप 2 3 दिन भी करते हो is more than enough. And maintaining your stress level. That's right. That is how we can be a healthy person. Exactly. So that's a wrap. That's all. Thank you so much. Thank you so much for being on your own podcast with the host Manoj Mahato. Thank you so much, Manoj, for this wonderful session. Yeah. In fact, lastly, I want to say one thing. देखिए, डाइट के फील्ड में आजकल जो हो रहा है ना, बहुत सारे हेल्थ कोचेस है, बहुत सारे डाइटिशियन में, और सबका एक फैक्ट है कि एक कमर्शियल मोटिव तो होता है। पर जो जो लोग आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो आपके बायस को मैच कर रही है, मैं एज एन ऑडियंस सबको कहना चाहूँगा, तो कहीं ना कहीं आपको आपका अटेंशन, आपके पैसे ग्रैब करना चाहता है। हालांकि एट द एंड ऑफ द मोटिव सब कमाने के लिए है, बट जो आपको फैक्चुअली सही चीजें बता रहा है, हो सकता है आपको सुनने में अच्छी ना लगे, हो सकता है वो आपके बायस से मिसमैच करती हो, पर वो अगर आप सुनते हो तो वो पर्सन कमर्शियल हो सकता है मोटिव है, लेकिन साथ में वो आपको सही हेल्थ, सही एडवाइस देने भी आया है। सो बहुत सारे लोगों का ये होता है कि भाई सर हम तो आपसे डाइट लेना चाहते हैं, पर आप ये बताओ कि कभी कभी गुलाब जामुन भी खाने देंगे। तो मैं कहता हूँ वो पॉसिबल नहीं है जी। खाना खा लीजिए, बट उसके जो एडवर्स इफेक्ट है वो होंगे ही होंगे, है ना, ये मान के चलना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही इंफॉर्मेशन को सीख करें और उससे बिलीव करें, रादर देन जो आपके कॉन्शियस को या आपके बायस को मैच करता है। वो एक इम्पॉर्टेंट बात है सबके लिए, Right. जी। थैंक यू सो मच। Thank you. So cheat vacation means आप कुछ जंक वगैरह नहीं कंज्यूम कर। I think on that day I do everything, and I'm not advising it, but that is my personal, मैंने बोला ना सबके अपने वीकनेसेस हो सकते हैं, वो मेरी है कि उस टाइम पे मैं बिल्कुल नो थिंकिंग जोन में होता हूँ और मैं सब कुछ खा लेता हूँ। फिर मेरे अंदर से ये रियलाइज आता है कि मयूर दिस इज इनफ नाउ गो बैक टू द डेज वेर यू आर एक्सट्रीमली डिसिप्लिन, एंड देन फिर द मोमेंट आई डिसाइड, फिर मैं उसी ऊपर स्टिक टू करता हूँ।